बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैजान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पर जारी है और हम यूनिट नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज हम 7.4 को सॉल्व करेंगे। बेसिकली जो स्टूडेंट्स या जो दोस्त मेरे ये वीडियो देख रहे हैं जिनका ताल्लुक टीचिंग से है अभी भी, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है साइक्लिसिटी ऑफ अ नंबर, दैट इज बेसिकली अ यूनिक कॉन्सेप्ट बाय नेचर। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, ये टॉपिक है, ये ना ही बीएससी लेवल पर अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक में मौजूद है, ना ही एफएससी लेवल पर पंजाब टेक्स्ट बुक की जो बुक है उसमें मौजूद है, ना ही केपी के मैथमेटिक्स में मौजूद है। तो ये टॉपिक सिर्फ नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक्स में मुझे नजर आया है। और जो स्टूडेंट्स या जो टीचर्स पढ़ के आ चुके हैं बीएससी में या एमएससी में ग्रुप थ्योरी का सब्जेक्ट, तो उन्हें इस बात का बखूबी अंदाजा होगा कि ग्रुप थ्योरी के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं परमुटेशंस का। एक परमुटेशन तो वो है चैप्टर जो अभी आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा है। एक परमुटेशन ग्रुप थ्योरी के अंदर होती है, उसके अंदर भी एक साइकिल्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो वहां पर हम किसी सेट की साइकिल्स पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसी नंबर की साइक्लिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दैट इज बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आपने इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना। इसको प्रॉपर टाइम देना है कॉन्सेप्चुअल इसके गेन्स करके। उसके बाद आपने इसकी एग्जांपल्स को खुद अपनी मर्जी की एग्जांपल्स लेके इसको सॉल्व भी करना। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है साइक्लिसिटी ऑफ अ नंबर। किसी भी चीज के साइकिल से मुराद उसकी एक रोटेशन मानी जाती है। ठीक है, जैसे हम एंगल की अगर बात करें तो एंगल में एक साइकिल हमारे पास 2 पाई या 360 डिग्री का होता है। जैसे हम जीरो से स्टार्ट होते हैं और उसी जीरो की प्लेस पे आके जब रुक जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा एक साइकिल कंप्लीट हुआ। उसको हम एक साइकिल या एक रोटेशन का नाम देते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, नंबर्स थ्योरी के अंदर भी किसी नंबर की साइकिल से यही कॉन्सेप्ट मुराद लिया जाता है। जैसा कि हम एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करते हैं, अगर इसकी सिंपल सी एग्जांपल डिस्कस करूं तो 2 की पावर्स को अगर हम सॉल्व करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 की पावर 1 लेता हूं तो 2 की पावर 1 मेरे पास 2 आती है, 2 की पावर 2 4 आती है, 2 की पावर 3 8 आती है, 2 की पावर 4 16 आती है। लेकिन जैसे ही मैं 2 की पावर 5 पे जाता हूँ मेरे पास आंसर 32 आता है और 32 का यूनिट डिजिट जो है वो 2 है, जो कि 2 की पावर 1 का था। इसी तरह 2 की पावर 2 अगर लेता हूँ, सॉरी 2 की पावर 6 अगर लेता हूँ तो वो 64 आता है और बिल्कुल उसी तरह इसका यूनिट डिजिट भी 4 है, जैसे 2 की पावर 2 का था। इसी तरह अगर मैं 2 की पावर 7 ले लेता हूँ तो मेरे पास आता है 128 और इसका भी यूनिट डिजिट 8 है, जैसे 2 की पावर 3 का था। अगर मैं 2 की पावर 9 ले लेता हूँ, सॉरी 8 ले लेता हूँ, तो वो मेरे पास आता है 256 और इसका भी यूनिट डिजिट 6 है, जैसे 2 की पावर 4 का था। ठीक है, अब जैसे ही आप 2 की पावर 9 पे जाएंगे तो आपके पास यूनिट डिजिट जो है वो 2 आना शुरू हो जाएगा। यानी कि 2 की पावर 4 तक जाने के बाद हमारे पास जैसे ही पावर 5 आती है, हमारे पास यूनिट डिजिट जो है वो सेम पैटर्न में रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। अब यूनिट डिजिट की रेपिटेशन क्या है? 2 है, दूसरे में 4 थी, तीसरे में 8 थी और फोर्थ में 6 हो गई। 5 पे जाएंगे तो फिर 2 हो जाएगी, 6 पे फिर 4 हो जाएगी, 7 पे फिर 8 हो जाएगी और 8 पे फिर से 6 मिल जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स, जब हम इससे हमें ये पता चला कि जो 2 की साइक्लिसिटी है वो 4 है, यानी 2 4 साइकिल्स के बाद, 4 पावर लेने के बाद अपना यूनिट डिजिट जो है वो सेम पैटर्न में रिपीट करना शुरू कर देता है, 2 4 6 8। ठीक है, तो सॉरी 2 4 8 और 6। तो ये चीज स्टूडेंट हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल 2 की पावर की, यानी कि हर वो मैक्सिमम पावर जिसके बाद यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाए, उधर तक की पावर्स को हम क्या कहते हैं? साइकिल कहते हैं। तो 2 की पावर 4 तक जाने के बाद अपनी रेपिटेशन स्टार्ट कर देता है यूनिट डिजिट, तो हम 2 की साइक्लिसिटी को 4 मानते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन को और फिर हर डिजिट की हमारी जो पूरी काउंटिंग है ना, वो 0 से लेकर 9 तक रिवॉल्व करती है। बाकी सारे जितने भी नंबर्स हैं वो इन्हीं की अरेंजमेंट से बनते हैं। तो काउंटिंग डिजिट्स हमारे पास जो है वो 10 है, 0 से लेकर 9 तक। तो हम 0 से 9 तक के सारे नंबर्स की साइक्लिसिटी फाइंड करेंगे। बेसिकली इन क्वेश्चंस को करने का मकसद ये है कि आपने किसी भी नंबर की बहुत बड़ी एक्सपोनेंट को सॉल्व करना है और उसका कंप्लीट आंसर निकाले बगैर सिर्फ ये बताना है कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कह दिया जाए 2 रेज़ टू द पावर 2020, अब 2020 हम कैसे फाइंड करेंगे 2 की रेज़ पावर का? तो हम इतनी बड़ी वैल्यू तो नहीं फाइंड करेंगे, हम सिर्फ क्या बताएंगे कि हमें 2 रेज़ टू द पावर 2020 का जो यूनिट प्लेस होगा, जो भी आंसर आएगा हमें उससे गर्ज नहीं है, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हम बता सकते हैं बाय यूजिंग साइकिल। तो यहाँ पर यही काम हमने करना है। तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास साइक्लिसिटी ऑफ अ नंबर की, कि साइक्लिसिटी ऑफ अ नंबर इज अ टेक्निक
of prediction of the unit digit of any number having any exponent when exponent is quite large. जब भी किसी नंबर के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए तो फिर हम उस नंबर के आंसर का जो यूनिट डिजिट है वो फाइंड करते हैं बाय यूजिंग साइक्लिसिटी ऑफ अ नंबर टेक्निक की मदद से. साइक्लिसिटी ऑफ अ नंबर इज अ नंबर वेयर द एक्सपोनेंट रिपीट्स द यूनिट डिजिट सेम एज द नंबर विच वी आर सॉल्विंग द एक्सपोनेंट. तो इस लाइन का मतलब यही है कि किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी से मुराद वो मैक्सिमम पावर होती है जिसके बाद यूनिट डिजिट जो है वो रेपिटेशन स्टार्ट कर देता है. तो अभी मैंने आपको 2 की एग्जांपल दी थी. तो ये देखिए यहाँ पे साइक्लिसिटी ऑफ 2 हमने फाइंड की हुई है. 2 की अगर हम पावर लेते हैं 1 तो क्या आता है 2. 2 की पावर 2 लेते हैं तो 4. 3 लेते हैं तो 8. 4 लेते हैं तो 16. जैसे ही 2 की पावर 5 पे जाते हैं तो फिर 32 आता है. यूनिट डिजिट फिर से वही बन गया जो 1 के लिए था. इसी तरह 6 लेते हैं तो 4 आएगा, 64 आएगा. इसका भी यूनिट डिजिट वही है जो कि 4 का था. इसी तरह 7 का 128 आंसर है, वही यूनिट डिजिट है जो 3 का था. और जैसे ही 8 पे गए तो वही डिजिट मिलेगा 256 जो कि 4 का था. अब जैसे ही हम 9 पे जाएंगे तो 9 के बाद अब देखें जैसे 4 का एक साइकिल चल रहा है तो 9 से नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा 2 होगा और 12 तक हमारे पास 6 आ जाएगा. इसी तरह अब स्टूडेंट्स आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 2 की पावर 13, 14, 15 और 16 इनके यूनिट डिजिट्स क्या होंगे. तो ऑब्वियसली 13 का यूनिट डिजिट फिर से 2 हो जाएगा जो भी आंसर आएगा. तो 14 का यूनिट डिजिट 4 मिलेगा. 2 की पावर 15 का यूनिट डिजिट 8 मिल जाएगा आपको और 2 की पावर 16 का यूनिट डिजिट 6 मिल जाएगा क्योंकि साइकिल 4 के हिसाब से कंप्लीट हो रहा है. तो हम कह सकते हैं कि साइक्लिसिटी इज 4. अच्छा, अब कुछ राइटर्स या कुछ टीचर्स साइक्लिसिटी को एक फॉर्मूला यूज करके फाइंड करवाते हैं. वो किस तरह से कि वो 2 की पावर 5 तक फाइंड कि 2 की पावर 5 पे जाके हमें यूनिट डिजिट दोबारा मिल रहा है तो 5 में से एक माइनस कर देते हैं और फिर बता देते हैं कि साइक्लिसिटी 4 है. तो ये मेथड भी ठीक है उनके अकॉर्डिंग, लेकिन हमें यहाँ से अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो नंबर जहां तक हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाए उसके बाद नया साइकिल स्टार्ट हो जिसमें यूनिट डिजिट वही हो जो फर्स्ट पावर के लिए था तो वो हमारे पास साइक्लिसिटी है. तो यहाँ से डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि 4 के पेयर्स बन रहे हैं जिनमें यूनिट डिजिट 2, 4, 8, 6 के पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं तो हमारी साइक्लिसिटी 4 होगी. ठीक है. इसी तरह स्टूडेंट्स 3 को अगर हम देखें तो 3 की पावर 1 3 है, 3 की पावर 2 9 है, 3 की पावर 3 27 है, 3 की पावर 4 81 है. तो 3, 9, 7 और 1 जैसे ही आप 3 की पावर 5 पे जाएंगे आपके पास आंसर 243 आएगा और इसका यूनिट डिजिट फिर से वही आ जाएगा जो 3 की पावर 1 के लिए था. तो यानी यहां से एक नया साइकिल स्टार्ट हो गया. तो प्रीवियस साइकिल के एलिमेंट्स काउंट कर लें. देयर आर दी 4 पावर्स सो वी हैव दिस साइक्लिसिटी ऑफ 3 इज 4. तो 3 की भी साइक्लिसिटी आपके पास क्या है 4 है. सिमिलरली स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर्स की भी हम देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, इसी तरह आप देखें जैसे लास्ट में मैंने कुछ एग्जांपल्स 2 और 3 की बता देनी है आपको. तो अब यहाँ से हम प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं 1 से. तो 1 की पावर 1 1 है, 1 की पावर 2 भी 1 है, 1 की पावर 3 भी 1 है, 1 की पावर 4 भी 1 है. तो 1 की हर पावर के लिए यूनिट डिजिट जो है वो क्या है 1 ही है. ठीक है. तो इसमें कोई साइकिल नहीं बन रहा तो इसलिए हम कहेंगे कि 1 की जो साइक्लिसिटी है वो 1 है. ठीक है. और इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम 2 और 3 की तो देख चुके हैं, 4 की देखते हैं. तो 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16. जैसे ही 4 की पावर 3 होगी आपको आंसर 64 मिलेगा और उसका यूनिट डिजिट वही होगा जो 4 की पावर 1 के लिए था. तो इससे हमें ये पता चला कि 4 जो है वो हर दो पावर्स के बाद अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करता है. तो 4 की साइक्लिसिटी आपके पास 2 होगी. सिमिलरली 5 है, 5 की पावर 1. अब 5 एक ऐसा यूनिक नंबर है जिसकी हर पावर के आखिर में 5 आता है. ठीक है. 5 की पावर 1 लें, 5 की पावर 2 लें 25, 5 की पावर 3 लें 125. यानी कि यहाँ पर भी वही हिसाब है जो 1 के लिए था. यहाँ पे कोई आपके पास पेयर नहीं बन रहा जिसके बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो. यूनिट डिजिट हर वैल्यू के बाद सेम ही रह रहा है तो यहाँ पर भी 5 की साइक्लिसिटी क्या होगी 1 मानी जाएगी. सिमिलरली 6. अब 6 का वही बिहेवियर है. अब 6 का भी 5 की तरह है. 6 की आप जो भी पावर लें इसके यूनिट डिजिट में आपके पास 6 ही मिलेगा. लाइक 6 पावर 1 इज 6, 6 पावर 2 इज 36, 6 पावर 3 इज 216. तो यहाँ पर भी कोई साइकिल नहीं बन रहा. दैट्स व्हाई इसकी साइक्लिसिटी 1 होगी. सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम 7 की बात करें तो 7 की पावर 4 करेंगे तो 2 4 0 1. अब जैसे ही स्टूडेंट 7 की पावर 5 करेंगे आंसर आएगा 16807. अब इसका यूनिट डिजिट वही है जो फर्स्ट पावर के लिए था. इसका मतलब अब 5 के बाद से फिर वही यूनिट डिजिट का पैटर्न 7 9 3 1 रिपीट होना शुरू हो गया है. तो इट मींस कि यहाँ पर भी जो साइकिल बन रहा है 7 का वो 4 है. 4 की पावर्स के बाद 7 अपने यूनिट डिजिट्स को रिपीट करना शुरू कर देता है. अब जैसे 7 की पावर 6 है, अगर हम निकालते हैं कैलकुलेटर हमारे पास है, हम 7 की पावर 6 निकाल लेते हैं. यहाँ पे 7 पावर 6 आंसर इज
117649। यूनिट डिजिट 9 वही है जो 7 की पावर 2 के लिए था। जैसे 5 के लिए 7 मिला, 6 के लिए आपको वही मिल गया जो 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 जो है वो 4 डिजिट्स के बाद अपने साइकिल को रिपीट कर रहा है, तो इट मीन इसकी भी साइक्लिसिटी 4 होगी। अब चलते हैं 8 की साइक्लिसिटी के ऊपर। 8 की पावर्स लेना शुरू करें। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512। यूनिक डिजिट्स आ रहे हैं यूनिट्स। 8 की पावर 4 4096। जैसे ही आपने 8 की पावर 5 निकाली, आपके पास आ गया 32768। अब इसका यूनिट डिजिट वही है जो कि फर्स्ट का था। ठीक है, अब यहां से देखें, यहां से 4 तक तो यूनिक यूनिट डिजिट्स थे, लेकिन 5 पावर पे फिर से रिपीटिशन स्टार्ट होगी, तो अब वही पैटर्न आगे चलेगा। इट मीन्स के 4 की पावर तक आपके पास यूनिट डिजिट्स जो है वो यूनिक थे, तो 8 भी 4 साइकिल्स के बाद अपनी यूनिट डिजिट्स को रिपीटिशन स्टार्ट कर देता है, तो इस 8 की साइक्लिसिटी भी 4 होगी। सिमिलरली 9 की तरफ चलते हैं। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81। जैसे ही आप 9 की पावर 3 लेंगे 729 आएगा। इसका यूनिट डिजिट वही है जो कि 9 की पावर 1 के लिए था। 9 की पावर 4 करेंगे तो आएगा 6561। इसका यूनिट डिजिट वही है जो 9 की पावर 2 के लिए था, तो इट मीन्स यहाँ 2 2 के पेयर्स बनेंगे। 9 अपनी 2 पावर्स के बाद अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करता है, तो इट मीन्स 9 की साइक्लिसिटी 2 हुई। तो 0 की पावर कोई भी डिजिट आप ले लें, उसका यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो इट मीन्स के 0 की भी कोई यहाँ पे पैटर्न नहीं बन रहा, दैट्स व्हाई इसकी भी साइक्लिसिटी 1 है। सो वी हैव 4 नंबर्स जिनकी साइक्लिसिटी 1 है। कौन कौन से हैं? एक 0 है, एक 1 है, एक 5 है और एक 6 है, क्योंकि इनकी हर पावर यही खुद होते हैं यूनिट डिजिट में। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास 0 से 9 तक का साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट टेबल को देख लेते हैं कि साइक्लिसिटी टेबल ऑफ डिजिट्स क्या है, और क्योंकि हमने ये हर क्वेश्चन के अंदर यूज करना है। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास साइक्लिसिटी टेबल ऑफ यूनिट डिजिट्स। यहाँ पे हमने जैसे हमने साइक्लिसिटी फाइंड की है, उसके तरह हमने यहाँ पे डिजिट्स को लिखा है और फिर हर एक की रेलिवेंट साइकिल को लिख लिया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें इन साइकिल्स की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और ये मेथड मैं फिर रिपीट कर दूं, ये हम क्यों करते हैं, या हम किसी भी नंबर की बड़ी से बड़ी पावर को सॉल्व करके उसका यूनिट डिजिट बताने के लिए ये मेथड यूज करते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास साइक्लिसिटी का थोड़ा सा ओवरव्यू। अब हम चलते हैं प्रोसीजर देखते हैं कि हम किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट को सॉल्व करके किस तरह से उसका यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं यूजिंग दी साइक्लिसिटी। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक का नाम होगा हमारा प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग द यूनिट डिजिट प्लेस। जी स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम है हमारे पास प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग द यूनिट डिजिट प्लेस, और इसमें मैं थोड़ा एडिशन कर दूं ऑफ द नंबर विच हैविंग द लार्ज एक्सपोनेंट। ठीक है, हर उस नंबर जिसके ऊपर एक बड़ी पावर हो उसका यूनिट डिजिट फाइंड करने का प्रोसीजर। तो ये स्टेप्स मैं आपके सामने बाद में रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि एग्जाम्पल कैसे सॉल्व हुई है, और फिर उसके बाद हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स देखें, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड द यूनिट डिजिट प्लेस ऑफ 64 रेज़ टू द पावर 20। अगर आप 64 रेज़ टू द पावर 20 कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का आंसर आएगा। ठीक है, 64 रेज़ टू द पावर 20। तो ये थोड़ा सा यूनिट डिजिट बताना आपके लिए इशू है। अगर हम इसे नॉर्मल भी कर लें तब भी इसका आंसर कैलकुलेटर की स्क्रीन में पूरा नहीं आएगा, तो इसके लिए हम सहारा लेते हैं साइक्लिसिटी का। देखें कैसे करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, 64 रेज़ टू द पावर 20। सबसे जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उस क्वेश्चन में जिस नंबर के ऊपर पावर है उस नंबर का आपने यूनिट डिजिट लिखना है, सबसे पहला स्टेप। यानी कि 64 कहा गया है तो आपने 64 का यूनिट डिजिट लिखना है, जो कि क्या है, 4 है। ओके, 4 के बाद आपने उसी नंबर की साइक्लिसिटी देखनी है कि क्या है। अब जैसे यूनिट डिजिट 4 आया, 4 की साइक्लिसिटी हमने क्या फाइंड की थी, 4 की साइक्लिसिटी होती है 2। आपने लिखा साइक्लिसिटी ऑफ 4 इज 2, मींस के यू हैव टू राइट दी साइक्लिसिटी ऑफ यूनिट प्लेस। अच्छा, 2 लिखने के बाद ये साइक्लिसिटी है, इस साइकिल को आपने डिवाइड करवाना है किसको, इस एक्सपोनेंट को। 2 आया, 2 को डिवाइड, 2 से डिवाइड करवाएं किसको, 20 को, जो कि एक्सपोनेंट था, हमने डिवाइड किया। 2 10 20, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब रिमाइंडर 0 ये शो करता है कि 2 से ये 20 कंप्लीट सॉल्व हो गया, यानी कि इस नंबर के साइकिल से ये पावर कंप्लीट सॉल्व हो गई है। अब ये जो रिमाइंडर आया है 0, ये जो रिमाइंडर क्या आया है आपके पास 0, ये क्या शो कर रहा है, ये रिमाइंडर ये शो कर रहा है कि आपके पास साइकिल कंप्लीट हो जाता है। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए इसका मतलब साइकिल कंप्लीट हो जाता है। किसका साइकिल कंप्लीट हो जाता है, 4 का साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यूनिट डिजिट का साइकिल कंप्लीट हो जाता है, साइक्लिसिटी का नहीं। ठीक है, आपने देखना है 2 से आंसर क्या आया, 0। रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब 4 के लिए रिमाइंडर 0 कहां बनता है, जब 4 का साइकिल कंप्लीट हो जाए। और 4 का साइकिल जब कंप्लीट होता है तो आपके पास जो
कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है 4 का साइकिल? 2 पे। तो अब देखें 4 का साइकिल 2 पे कंप्लीट हो रहा है, तो इसका मतलब 2 पे आंसर क्या आता है? 6 आता है। तो इट मींस यहाँ पर आपके पास जो यूनिट प्लेस होगी वो क्या होगी? 6 होगी। कुछ राइटर्स ये करते हैं कि बच्चों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट डाल देते हैं कि जो रिमाइंडर आया है 4 की उतनी पावर लेना है। अब 4 की पावर 0 लेने से तो 1 आता है और वहां क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, सिर्फ 0 के केस में रिमाइंडर अगर 0 हो तो आपने जहां पे साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है 4 का, ठीक है, वो डिजिट आपने लिख देना है। 4 का साइकिल कंप्लीट होता है 2 पे, ठीक है। 0 स्टैंड्स फॉर कंप्लीशन ऑफ साइकिल। साइकिल कंप्लीट हो रहा है 4 की पावर 2 पे और उसका आंसर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इट मींस कि 64 इज टू दी पावर 20 का जो यूनिट डिजिट होगा आपके पास वो क्या है? 6 है, ठीक है। जो कि हमें स्टूडेंट्स यहाँ से भी पता चल रहा है। अगर हम इस पावर को सॉल्व भी कर लेना तब भी हमारे पास लास्ट में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो ये थी एक एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं इसके प्रोसीजर को और फिर दूसरी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रोसीजर टू फाइंडिंग द यूनिट प्लेस डिजिट। फर्स्ट कहते हैं टू फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ एनी नंबर। यहाँ मैंने 2 डिजिट नंबर लिखा है ए बी रेस टू द पावर n वेयर n इज लार्ज। फर्स्ट एलोकेट, स्टेप 1 क्या है? फर्स्ट एलोकेट द यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर। ये 7 नहीं है, इट्स ऑफ, ये f लिखा हुआ है, ठीक है, ऑफ गिवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने इस नंबर का यूनिट डिजिट एलोकेट कर लिया जो कि क्या बनता है? b बनता है। यूनिट 10, यूनिट 1000, 10,000, ठीक है। तो यूनिट डिजिट b है। अब आपने क्या लिखना है स्टेप 2 में? एलोकेट दी साइक्लिसिटी ऑफ यूनिट डिजिट। b की साइक्लिसिटी को हमने क्या रख लिया? p है। b की साइक्लिसिटी p थी, जैसे पिछले को एग्जाम्पल में 4 की साइक्लिसिटी 2 थी, इस तरह b की साइक्लिसिटी हमने p रख ली। अब स्टेप 3 में डिवाइड द इंडेक्स n, जो भी पावर है उसको डिवाइड करवाना है आपने साइक्लिसिटी वाले नंबर p से और फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर फाइंड कर लेना है। इफ रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर 0 हो देन कंसीडर द यूनिट डिजिट वेयर द साइकिल एंड। तो आपने यूनिट डिजिट वो कंसीडर करना है जहां पे आपका साइकिल एंड हो रहा है, ठीक है। आपका साइकिल एंड होता है 4 की पावर 2 के लिए इस एग्जाम्पल में, तो हमने उसका यूनिट डिजिट कंसीडर कर लिया था 6। अब चलते हैं इसकी मजीद एग्जाम्पल्स की। जी स्टूडेंट्स, कहते हैं फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 8 रेज़ टू द पावर 51। आपने 8 की पावर 51 का यूनिट डिजिट फाइंड करना है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर जो डिजिट है उसका यूनिट डिजिट फाइंड करें, जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट। यहाँ पर 8 ही था, 8 नंबर भी है, 8 डिजिट भी है, इसका यूनिट डिजिट आपके पास क्या है? 8 है। अच्छा, 8 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 8 की साइक्लिसिटी हम पढ़ के आए हैं कि 8 की साइक्लिसिटी होती है 4, ठीक है। साइक्लिसिटी ऑफ 8 इज 4, क्योंकि 8 4 पावर्स के बाद अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करता है। अच्छा, अब साइक्लिसिटी आ गई 4, डिवाइडिंग दिस पावर 51 बाय 4। 4 को डिवाइड कर दें 51 से, सॉरी 51 को डिवाइड कर दें 4 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 4 1 are 4 एफ टू सॉन करते करते हमारे पास रिमाइंडर क्या आया? 3, ठीक है। रिमाइंडर 3 आ गया। अब आपने देखना है कि 8, जैसे हमने वहां देखा था ना 4 की पावर, सॉरी 4 के लिए रिमाइंडर 0 साइकिल एंड, 8 की पावर 3 के लिए क्या नंबर बनता है? कहता है एज रिमाइंडर इज 3। अब अगर हम 8 की पावर 3 देखते हैं तो 8 की पावर 3 हमें क्या मिलती है? 12 मिलती है, 512 मिलती है और इसका यूनिट डिजिट क्या होता है? 2 मिलता है। तो हम देखते हैं कि एज रिमाइंडर इज 3, सो द यूनिट प्लेस डिजिट इज 2 ऑफ 8 रेज़ टू द पावर 53। तो यहाँ हमने क्या किया? ये जो 3 हमारे पास आया था, हमने 8 रेज़ टू द पावर जो भी हमारे पास यूनिट डिजिट था, ठीक है, जो भी यूनिट डिजिट था उसकी पावर निकाल ली 3 और ये हमें मिलती है 512, उसका यूनिट डिजिट 2 होता है। तो दैट्स व्हाई हमने कहा कि यूनिट डिजिट क्या है? 8 रेज़ टू द पावर 51, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स एक एग्जांपल और करते हैं ताकि मजीद क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, यू हैव टू फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 17 रेज़ टू द पावर 109। सबसे पहले 17 का यूनिट डिजिट 7, 7 की साइक्लिसिटी 4, 7 की साइक्लिसिटी 4, डिवाइडिंग 109 बाय 4। 109 को 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आता है? 1। 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 से मुराद 7, 7 इज द यूनिट डिजिट ऑफ 17 रेज़ टू द पावर 109। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमसे कहा गया है कि फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द फॉलोइंग 27 रेज़ टू द पावर 304। पहला स्टेप क्या होगा? यूनिट डिजिट ऑफ 27 इज 7, यूनिट डिजिट इसका 7 है। अब क्या करना है? साइक्लिसिटी ऑफ 7, साइक्लिसिटी ऑफ 7, साइक्लिसिटी ऑफ 7 हमारे पास क्या होती है? 4 होती है। थर्ड स्टेप में क्या करना है? डिवाइड
304 जो कि इंडेक्स था बाय 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4 7 28, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 6 24, रिमाइंडर इज 0। अब रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है कि जहां पर आपके पास 7 का, 4 का नहीं, साइक्लिसिटी का नहीं देखना है, जहां पर यूनिट डिजिट का साइकिल एंड हो रहा है। यूनिट डिजिट का साइकिल कहाँ एंड होता है, यूनिट डिजिट आपके पास 7 था, 7 का साइकिल स्टूडेंट्स एंड होता है आपके पास 7 की पावर 4 पे। 7 की पावर 4 के लिए आंसर क्या बनता है, 2401। तो 2401 क्या आता है आपके पास, हम यहां लिखेंगे एज रिमाइंडर इज 0 which shows the cycle is end for 7। 7 का साइकिल एंड होता है कहां पे, 7 की पावर 4 के लिए, और वहां पे आंसर आपको क्या मिलता है, 24, आंसर आपको मिलता है 2401, और यहाँ पे विच हैज यूनिट डिजिट 1, और यूनिट डिजिट वहां पे हमें क्या मिलता है, 1। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 27 304 का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अब इसको कुछ यहाँ पे यूं भी कहा जा सकता है, टीचर्स कह देते हैं कि 7 0 करना है। अब 7 0 आपके पास क्या होता है, 1 होता है, वो सिर्फ इसी केस में है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। आपने सिर्फ माइंड में ये रखना है कि जहां रिमाइंडर 0 आए, इसका मतलब यूनिट प्लेस के लिए साइकिल एंड हो रहा है, और यूनिट प्लेस का साइकिल जहां एंड होता है उस नंबर के आंसर का यूनिट डिजिट आपने लिखना है। 7 का यूनिट साइकिल एंड होता है 7 की पावर 4 के लिए, और उसका आंसर है 2401, और वहां पे आंसर आपको यूनिट डिजिट का 1 मिलता है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है 108 का यूनिट डिजिट। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट ऑफ 108 इज 8। अब इस 8 की, इस यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी, द साइक्लिसिटी ऑफ 8 इज 4, ये साइक्लिसिटी आ गई। नंबर थर्ड स्टेप क्या होता है, डिवाइड 33 बाय 4। 33 को 4 से डिवाइड कर दें तो क्या आता है आपके पास, 4 8 32, रिमाइंडर इज 1। अब रिमाइंडर 1 का मतलब है 8, यानी कि यूनिट डिजिट की पावर 1। कहता हूं एज रिमाइंडर इज 1 सो यूनिट डिजिट इज, अब यहां देखिए 8 की पावर 1 क्या होती है, 8 होती है। यहां से हम देखते हैं 8 की पावर 1 के लिए क्या आंसर मिलता है, 8 मिलता है, तो यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 8 होगा। ठीक होगी बात स्टूडेंट्स। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स, 54 की पावर 203। हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 54 इज 4। नंबर 2, साइक्लिसिटी ऑफ 4 इज, 4 की साइक्लिसिटी आपके पास क्या होती है स्टूडेंट, वो होती है 2। ठीक है, स्क्रीन पे आपको शो भी हो रही है, टेबल हमने बनाया हुआ है। 24 अपनी 2 की पावर्स के बाद, 2 पावर्स के बाद अपना यूनिट डिजिट रिपीट करता है। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, डिवाइड 203 बाय 2। 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं 203 को, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली 202 पे ये कंप्लीट डिवाइड होता है तो 1 आएगा। 101, मैं इसको कर देता हूँ पूरा, 2 10 23, फिर 2 1 2, फिर यहाँ पे क्या आ गया 1। अब 1 इज द रिमाइंडर एज रिमाइंडर इज 1। अब 1 रिमाइंडर है तो 4 की पावर 1 पे क्या आंसर मिलता है, हमें 4 मिलता है ऑब्वियसली। 4 की पावर 1 क्या होती है, 4। तो ये आपके पास आ जाएगा, रिमाइंडर इज 4, रिमाइंडर इज 1 सो
यूनिट डिजिट इज 4, क्योंकि 4 की पावर, इसी यूनिट डिजिट की पावर 1 ले लें तो वो 4 मिलती है, तो यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 4 होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास 503 पावर 243। पहला स्टेप, यूनिट प्लेस डिजिट इज, क्या है इसका यूनिट प्लेस डिजिट, 3 ऑफ 503। 503 का यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। नंबर 2, साइक्लिसिटी ऑफ 3 की साइक्लिसिटी क्या है, 4 है, यानी 3 4 पावर्स के बाद अपनी साइकिल को रिपीट करता है। थर्ड स्टेप क्या होगा, डिवाइड 43 बाई 4। अगर मैं 43 को 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आंसर आता है स्टूडेंट्स, 4 1 ज़र 4, ठीक है, 3 कैरी ले लें, जी स्टूडेंट्स। तो अब अगर हम 4 से इसको डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास आता है 4 10 ज़र 40, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब रिमाइंडर 3 का मतलब क्या है, एज रिमाइंडर इज 3, सो ये जो यूनिट डिजिट था 3 की पावर 3 ले लें, 3 रेज़ टू द पावर 3 इज 27। अब 27 का यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, सो यूनिट डिजिट इज 7 ऑफ 503 रेज़ टू द पावर 43। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपके पास क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट, यानी कि जो भी रिमाइंडर आए अदर देन 0 उसके लिए आपने साइक्लिसिटी की पावर लेते जाना है और उस पावर का आखिरी डिजिट देख के आपने कह देना है कि ये आपका आंसर है, सिवाय 0 के। जहां 0 रिमाइंडर मिल जाए तो आपने वो लिखना है जहां पे साइकिल एंड हो रहा है। ठीक होगी बात। ये था क्वेश्चन 1। चलते हैं इसके क्वेश्चन 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिमाइंडर से मुताल्लिक। अब क्योंकि आप लर्निंग स्टेज में हैं, आप सीखने के मराहिल में हैं, तो कोशिश किया करें कि जो नई चीज़ आपको सीखने को मिले उसको टाइम दें और उसको सीखें, बजाय इसके कि एक स्पून फीडिंग चाइल्ड की तरह जो कन्वेंशनली मेथड चल रही हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, उनको फॉलो किया जाए। इसकी बजाय आपको कोई नई ट्रिक सीखनी चाहिए। तो आज मैं आपको रिमाइंडर से मुतल्लिक बड़ी बड़ी एक्सपोनेंट्स के रिमाइंडर फाइंड करने सिखाऊंगा बाय यूजिंग स्मॉल ट्रिक्स, और फिर उसके बाद हम इसको कन्वेंशनल मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो बाद में जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। तो अगर मैं स्टार्ट हूँ इस लेक्चर का तो वो होगा व्हाट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होता है। अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर हमारे पास वो अमाउंट होती है जो कि एक कंप्लीट डिवीजन प्रोसेस के बाद बच जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 2 लिखता हूँ तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आता है, 0। दिस इज योर रिमाइंडर। ठीक है, ये आपके पास एक रिमाइंडर है या बच जाने वाली अमाउंट है जी। तो सिमिलरली स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे इसको, अगर मैं 11 बाई 2 करना चाहूँ तो क्या होगा, 2 5 ज़र 10, रिमाइंडर आ जाएगा 1। लेकिन अगर आप गौर करें कि हमारे पास जब भी कोई नंबर 2 से अगर डिवाइड होता है तो उसके रिमाइंडर आने के जो चांसेस हैं वो या तो 0 हैं या फिर 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि व्हेन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 वी हैव रिमाइंडर्स 0 एंड 1। लेकिन अगर हम इस तरह ही मूव करते रहें तो हमारे पास एक और रिमाइंडर की एक टाइप आती है जिसको हम नेगेटिव रिमाइंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 19 बाई 5, अगर मैं 19 बाई 5 करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आता है वो रिमाइंडर की सूरत में या तो वो 4 आ सकता है, ठीक है, ये देखें 19 बाई 5, 5 3 ज़र 15, रिमाइंडर इज 4, या फिर रिमाइंडर हमारे पास -1 आ सकता है। वो कैसे, अगर मैं 19 बाई 5 करता हूं तो इसके करीब 3 नंबर कौन सा है जो 5 पे डिवाइड होता है, दैट इज 20, 5 4 ज़र 20, रिमाइंडर इज -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 19 बाई 5 की जो डिवीजन है वो 2 पॉसिबल रिमाइंडर्स हमें दे सकती है, या तो 4 दे सकती है या फिर -1 दे सकती है।
ठीक है। तो ये -1 की जो टेक्निक है ये हम यूज कर सकते हैं किसी भी नंबर की मैक्सिमम या बड़ी से बड़ी पावर्स का रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर की टेक्निक। अब नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे किया जाता है ये देख लें आप। अगर आपके पास नेगेटिव रिमाइंडर 1 है, ठीक है, ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर, अगर आप उसके अंदर ऐड कर दें डिवाइजर को तो आप पहुंच जाते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपका रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाना है। सिंपल, आप उसके अंदर क्या ऐड कर दें, डिवाइजर को। देखिए -1 था, -1 के अंदर 5 ऐड करें, क्या आएगा 4, ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव रिमाइंडर की टेक्निक है ये हमें बहुत यूजफुल होती है किसी भी एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए। अब जैसे कि अगर मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको दूं, वैसे तो कन्वेंशनल मेथड है कि आप बाइनोमियल का यूज करें रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, जो कि आपकी बुक में भी रिकमेंडेड है, लेकिन ये टेक्निक है जो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, हम दोनों तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर जो आपको इजी लगे आप अडॉप्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्वेश्चन दूं 94, या चलिए इसको करने से पहले हम 2 रूल्स पढ़ते हैं रिमाइंडर के, एडिशन रूल और प्रोडक्ट रूल, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारे पास डिविजन्स की 2 तरह के रिमाइंडर हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव रिमाइंडर हो सकता है या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, नेगेटिव रिमाइंडर हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या टेक्निक यूज करते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर इज प्लस डिवाइजर इज इक्वल टू पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको इस तरह का कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि 43 + 38 का आपने रिमाइंडर फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई 2 का रिमाइंडर फाइंड करना है, तो एक तो वे आपके पास ये है कि आप 43 करें, फिर 38 ऐड करें, डिवाइडेड बाई 2 कर दें। ठीक है, तो आपके पास यहाँ रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, एक रूल तो ये है कि आप पहले प्रॉपरली एडिशन करें, फिर जो आंसर आएगा उसे डिवाइड कर दें 2 से। ठीक है, लेकिन एक रूल इसका ये भी है कि आप साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व करें। देखें, जब 43 को 2 से डिवाइड किया जाता है तो 42 पे ये कंप्लीट डिवाइड होता है और 1 रह जाता है। तो इस एक्सपेंशन का जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर r ऑफ 43 प्लस r ऑफ 38 क्या बनता है, रिमाइंडर ऑफ 43 जब 2 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा, और 38 जब 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो उसका रिमाइंडर 0 आता है। दोनों रिमाइंडर्स को ऐड कर दें, ये आपके पास आंसर है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एडिशन रूल्स ऑफ रिमाइंडर, कि आप सारों को ऐड करने की बजाय क्या करें, फर्दर हर एक का रिमाइंडर फाइंड कर लें और आंसर निकाल लें। एक एग्जांपल और कर। जी स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में आपके पास कि आप इसका करें रिमाइंडर फाइंड करें, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या इनको ऐड करेंगे और फिर 11 से डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन में देखेंगे कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। इसके अलावा अगर हम इसकी टेक्निक अपनाएं, अब देखें 89 को 11 से डिवाइड करें, कौन सा नंबर है जो इसके करीब है, 88 पे डिवाइड हो जाता है, यानी हम 89 को लिख सकते हैं 88 + 1, 11 8 = 88, तो यहाँ पे पहली टर्म का जो रिमाइंडर है वो 1 आ जाएगा, प्लस 120 के करीब तरीन कौन सा नंबर है जो 11 पे डिवाइड होता है, दैट इज 121। अब 121 के लिए हम इसको लिख सकते हैं 121 - 1, तो रिमाइंडर फिर क्या मिलेगा, यहाँ से -1 रिमाइंडर मिल जाएगा। 52 के करीब तरीन कौन सा नंबर है जो 11 डिवाइड करता है। ठीक है, एक तो आपके 44 है और दूसरा 55 है, तो कौन करीब है, 55। 52 को आप लिख सकते हैं 55 - 3, तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा, -3। इसी तरह 79 के करीब रिमाइंडर कौन सा है, सॉरी नंबर कौन सा है, 77 है। 79 को आप ब्रेक कर सकते हैं 77 + 2, तो रिमाइंडर यहाँ से आपको मिल जाएगा 2। इन सारे रिमाइंडर्स को आपस में ऐड कर लें, क्या बनेगा, ये आपके पास -1 + 1 कैंसिल, -3 + 2 आंसर इज -1। अब -1 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, अगर -1 रिमाइंडर आ जाए तो भी हमने क्या सीखा है कि माइनस रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये करते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर इज प्लस डिवाइजर इज इक्वल टू पॉजिटिव रिमाइंडर। तो नेगेटिव रिमाइंडर हमारा क्या आया था, -1, डिवाइजर हमारा कौन था, 11, हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10, हम लिख देंगे 10 इज द रिमाइंडर ऑफ दिस टर्म। अब आप बेशक इन सारों को ऐड करें, 11 से डिवाइड कर लें, तब आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 10 आएगा। तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एडिशन रूल ऑफ द रिमाइंडर्स। इसी तरह ही आपके पास प्रोडक्ट रूल भी होता है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, चलिए प्रोडक्ट रूल में यहाँ एग्जाम्पल में करवा देता हूँ आपको।
जी स्टूडेंट्स, आप ये रिमाइंडर फाइंड करना है 37 मल्टीप्लाई 43/7 का। तो या तो एक रूल ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 7 से डिवाइड करें और फिर रिमाइंडर निकालें। दूसरा रूल ये है कि आप साइमल्टेनियसली इनको रिमाइंडर फाइंड करें। देखिए 37 के करीब तरीन कौन सा नंबर है जो 7 पे डिवाइड होता है, यानी हमने 37 को ब्रेक करना है, तो दैट इज 35 + 2। तो इसका मतलब 35 डिवाइड होता है 7 पे, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 2। और दूसरे का 42 पे जाता है 7, तो यहाँ से 1 बचेगा। दोनों रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक हो गई बात स्टूडेंट्स। और अगर आपके पास यहाँ कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आप उसके अंदर 7 ऐड कर दें और आपका आंसर आ जाएगा। ये था स्टूडेंट्स आपके पास फाइंड द रिमाइंडर ऑफ एनी टर्म बाय यूजिंग एडिशन और प्रोडक्ट रूल। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फॉर एग्जाम्पल 51 raised to the power 25 डिवाइडेड बाय 13, इसका रिमाइंडर आपने फाइंड करना है। ठीक है, और रिमाइंडर फाइंड करने के अब आपके पास दो रूल्स हैं। या तो आप इसको क्या कर लें, 52 - 1 raised to the power 55 डिवाइडेड बाय 13 बाइनोमियल ओपन करें और देखें रिमाइंडर क्या आता है। और सेकंड रूल इसका ये है कि आप 51 और 13 को देखें, 50 पावर को फिर वक्त छोड़ दें। 51 और 13 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 52 - 1 डिवाइडेड बाय 13 और इसके ऊपर पावर क्या है 25। अब ये क्या बनता है, इसका मतलब 13 तो 52 को डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर में क्या आ जाएगा -1। अब -1 रेस्ट टू द पावर 25 क्या होता है आपके पास, -1 होता है रिमाइंडर रेस्ट। अब ये दरअसल लिखा हुआ है -1 -1 अप टू सो ऑन, तो ये बनेगा -1 को आप पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर डिवाइजर ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 12। तो 51 रेस्ट टू द पावर 25 डिवाइडेड बाय 13 का रिमाइंडर आपके पास क्या आता है, 12 आता है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। एक फॉर एग्जांपल आपने फाइंड करना है 49 रेज़ टू द पावर रैंडमली ले लेते हैं 78 डिवाइडेड बाय 10, इसका आपने रिमाइंडर फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहले पावर को छोड़ दें, 49 और 10 के दरमियान रिलेशनशिप देखें। 10 कौन से नंबर पे कंप्लीटली डिवाइड करता है, 50 पे, तो इसका मतलब आप 49 को लिख सकते हैं 50 माइनस, तो इसको हम लिख सकते हैं 50 - 1/10 रेज़ टू द पावर 78। तो देखें ये कैंसिल हुआ, रिमाइंडर क्या बचा, -1। अब -1 रेज़ टू द पावर 78 क्या होता है आपके पास, +1। तो इसका मतलब अब ये डायरेक्टली सॉल्व हो गया कि इस एक्सपेंशन का आंसर आपके पास क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये रूल है स्टूडेंट्स कि आप अपने रिमाइंडर को किसी तरह से प्लस और -1 की फॉर्म में ले आए, यानी कि नंबर का और डिवाइजर के दरमियान ऐसा रिलेशनशिप डेवलप कर लें कि आपके पास -1 आ रहा हो या +1 आ रहा हो। तो इस तरह से आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन 2 पे और वहां पे इस क्वेश्चन को प्रॉपरली देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 94 इज डिवाइडेड बाय 94 raised to the power 205 इज डिवाइडेड बाय 31। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 94 raised to the power 205, इसको हम लिख सकते हैं 93 + 1। ये कन्वेंशनल मेथड है स्टूडेंट्स जो मैं करवा रहा हूँ, वरना ये क्वेश्चन एक लाइन में भी हो सकता है जो किसी क्वेश्चन के एंड पे मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे बाइनोमियल ओपन करें, ये बनेगा 205 रेस्ट C0 93 रेस्ट टू दी पावर, वो बाइनोमियल हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, a + b पावर n इज इक्वल टू NC0 a पावर n b पावर 0 प्लस 205 रेस्ट C1 93 रेस्ट टू दी पावर 204 1 प्लस अप टू सो ऑन 205 C 205 93 रेस्ट टू दी पावर 0 और 1 रेस्ट टू दी पावर 205 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो ये बनता है आपके पास, यहाँ पे अब हम डिवाइड करवा देते हैं 94 रेज़ टू द पावर 205 डिवाइडेड बाय 31 इज इक्वल्स टू 205 C0 प्लस इंटू 93 रेज़ टू द पावर 205 प्लस 205 C1 93 रेज़ टू द पावर 204 प्लस अप टू सो ऑन 1 रेज़ टू द पावर 205 डिवाइडेड बाय 31। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आप गौर करें तो राइट साइड पे हर टर्म के अंदर कौन मौजूद है, 93 मौजूद है, एक्सेप्ट द लास्ट टर्म। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जितनी भी टर्म्स हम सब में 93 आ रहा है, जो 31 पे डिवाइड होता है, 93 जो है वो 31 पे डिवाइड होता है। तो हर वैल्यू जो है वो डिवाइजिबल है सिर्फ इसके, और 1 रेज़ टू द पावर 205 क्या बनता है आपके पास, अब हम यहाँ लिखेंगे कि एज
on left side, on right side, every term is divisible by 31 except last term, which is 1 raised to the power t05, which is 1. So remainder is 1. अब यही क्वेश्चन स्टूडेंट्स अल्टरनेटिवली हम प्रोडक्ट रूल से करते हैं ऑफ रिमाइंडर 94, यहां मैं लिख देता हूं अल्टरनेटिव 94 रेज टू द पावर 204 31 था। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास 94 लिखा हुआ है 204 टाइम्स मल्टीप्लाई में, कितनी टाइम्स 204 टाइम्स, और ये सारा डिवाइड हो रहा है किससे 31 से। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इसको पावर को खोल लिया। हमें ये पता है कि 94 से पिछला नंबर 93 डिवाइड होता है किस पे 31 पे, तो 93 + 1 लिख सकते हैं। इट मीन्स कि हर टर्म का जो रिमाइंडर है वो क्या बन रहा है 1 × 1 × 1 कितने टाइम्स तक 1 205 टाइम्स तक। अब 1 बेशक 205 टाइम्स तक मल्टीप्लाई हो आपस में, रिमाइंडर ने क्या आना है, आंसर में क्या आना है 1, सो रिमाइंडर इज 1। तो एक मेथड ये था जो एक लाइन में आप कर सकते हैं। अगर आपको रिमाइंडर के प्रोडक्ट रूल्स का पता है कि द रिमाइंडर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टर्म इज आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ रिमाइंडर्स, और एडिशन में भी यही होता है कि द रिमाइंडर ऑफ द एडिशन ऑफ टू टर्म्स इज आल्सो द एडिशन ऑफ देयर रिमाइंडर्स। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट को, उसको भी पहले बाइनोमियल से करेंगे, देन इसको बाय रूल करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने करना है 8 रेज़ टू द पावर 205 को 48 से डिवाइड। तो सबसे पहला जो भी हमने काम करना है वो 8 और 448 के दरमियान कोई रिलेशनशिप डेवलप करवाना है। ठीक है, कि ऐसा रिलेशनशिप के ऊपर और नीचे दोनों वैल्यूज के दरमियान ऑलमोस्ट 1 का डिफरेंस रह जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 और रेज़ टू द पावर 205 ओवर 48। ये बन जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 615 ओवर 48। अब स्टूडेंट्स देखें 2 की कितनी पावर को हम अलग करें कि वो 48 को कंप्लीट डिवाइड करें। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4 वो भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है। ठीक है, 2 की पावर 4 16 वो भी 48 को डिवाइड करता है। लेकिन जैसे ही हम 2 की पावर 5 करेंगे वो बन जाएगा 32 और वो 48 को डिवाइड नहीं करता। तो यहाँ हम 2 की पावर 4 को सेपरेट करेंगे और 2 की पावर 611 अलग कर लेंगे। अब ये क्या बन जाएगा 16 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 611, इसको डिवाइड करते हैं तो बनता है 2 रेज़ टू द पावर 611 ओवर 4। ठीक हो गई बात। अब ये आपके पास ये आ गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सॉरी 16 3 यहाँ पे 3 लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3। अब ये बन गया 2611 ओवर 3। ठीक होगी बात स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको आप क्या लिखेंगे, यहाँ से स्टूडेंट्स आप इसको लिखें 2 अलग कर लें और इसकी इवन पावर बनाएं। ये बन जाएगी 610 ओवर 3। ये आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 610 को आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 305 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 3। अब ये बनेगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 305 ओवर 3। अब इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 3 + 1 पावर 305 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ बाइनोमियल ओपन कर लें, ये आ जाएगा 30, यहाँ में ब्रैकेट लगा लेता हूँ 305 C0 3 रेज़ टू द पावर 305 1 रेज़ टू द पावर 0 305 C1 3 रेज़ टू द पावर 304 और 1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस अप टू सो ऑन 305 C305 3 raised to the power 0 1 raised to the power 305 and this whole term is divided by 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 बनाना इसलिए जरूरी था कि आप अच्छा 4 ना भी बनाएं, आप यहाँ पर 2 भी बना सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर 1 भी कर सकते हैं, उसको आप 3 - 1 लेकर भी चल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे। लेकिन हमने चले इसको पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए पावर चीना ब्रेक कर लिया, वरना अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर 2 इंटू क्या लिख सकते हैं
610 और इस 2 को लिख सकते हैं 3 - 1। फिर वहां पे नेगेटिव रिमाइंडर आएगा और उसको आप पॉजिटिव बनाना जानते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर इज प्लस डिवाइजर इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो उस थ्योरम से बचाने के लिए आपको मैंने यहाँ पे 2 की पावर 4 करवा दिया, सॉरी 2 करवा के ना यहाँ पे 4 बनवा दिए। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये बनता है, यहाँ देखें हर टर्म में 3 मौजूद है। इसका मतलब हर टर्म जो है वो 3 से डिवाइड हो रही है एक्सेप्ट लास्ट टर्म में, ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, सिर्फ 1 की पावर 305 बच जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि एवरी टर्म इज डिविजिबल बाय 3 एक्सेप्ट लास्ट। और लास्ट कौन सी है, 1 raised to the power 305 which is 1. So 2 into 1 is equals to 2. This is remainder. ठीक होगी बात स्टूडेंट्स, ये आंसर है आपका। अब इतनी सी जगह में हम इस क्वेश्चन को बाय रूल करते हैं, सॉरी बाय प्रोडक्ट रूल। क्वेश्चन ये यहां से ट्रांसफॉर्म होके ये बन चुका था 2 raised to the power 611/3। इसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो कितनी दफा लिखा हुआ है, 611 टाइम्स। ठीक होगी बात। और डिवाइड किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है। 3 और 2 के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, 3 और 2 को अगर हम डिवाइड करवाएं ना, सो ये रिमाइंडर बनता है -1 का। या आप यूं समझ लें कि 2 को आप लिख सकते हैं 3 - 1, तो रिमाइंडर -1 वाला बच रहा है। तो इसका रिमाइंडर फर्स्ट का क्या आएगा, -1, सेकंड का क्या आएगा, -1, थर्ड का क्या आएगा, -1। कब तक आएगा, 611 टाइम्स। अब -1 raised to the power 611 टाइम्स क्या बनता है, -1 बनता है। ठीक है, -1 raised to the power 611 इज -1। अब -1 को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें डिवाइजर ऐड कर देते हैं। हमारा डिवाइजर कौन था, 3। तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें 3 ऐड किया, आंसर क्या आ गया। तो इस पूरे मेथड से भी आंसर 2 और इस इतने से मेथड से भी आंसर 2 आ जाता है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट और लास्ट पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो मैं एक दफा फिर आपको यहाँ पे रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर इस स्टेप के बाद 2 को अलग करना तो जरूरी था कि 2 के मल्टीपल में ब्रेक नहीं हो सकता। यहां से आप 2 की पावर 2 बेशक ना बनाएं, आप इसको लिख सकते हैं 3 - 1, 3 - 1 raised to the power 610। तो आप 610 से 0 चलाएंगे, आपके पास -1 बचेगा। अब -1 को पॉजिटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, वो थ्योरम का इस्तेमाल करना है। लेकिन उससे बचाने के लिए हमने आपको यहाँ पे 2 की पावर 2 करवाया, जिससे 4 बना, और 4 को लिख सकते हैं 3 + 1 और इससे पॉजिटिव रिमाइंडर बचेगा। तो आपकी चॉइस है स्टूडेंट्स, लेक्चर को 1-2 दफा देखिएगा, आपको रूल समझ अगर आ गए तो आप भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन और करवाऊं बाय रूल, ठीक है, इनसे हट के, जिससे आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो सकती है, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपने रिमाइंडर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप बाय रूल देखें कि 80 का मतलब क्या है। यहाँ पर कि 80 लिखा हुआ है 7218 टाइम्स। 80 × 80 कितने टाइम्स, 7218 टाइम्स। और कौन डिवाइड कर रहा है इसको, 9। अब 80 और 9 से डिवाइजर क्या आता है, यहाँ देखें, अगर मैं 80/9 करता हूँ तो 9 9 81, आंसर है, रिमाइंडर इज -1। इसका मतलब पहली टर्म का रिमाइंडर भी -1 -1 अप टू सो ऑन -1 कितने टाइम्स, 7218 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये लिखा हुआ है -1 raised to the power 7218। अब -1 raised to the power कोई इवन नंबर है, आंसर इज +1। तो इस सारी एक्सप्रेशन का जो रिमाइंडर है वो आपके पास क्या आएगा, +1 आएगा। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर 7218 की जगह 7219 होता तो यहाँ पर क्या बनता, -1 raised to the power 7219, आंसर क्या आता, -1। उस माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसमें 9 ऐड कर देते तो रिमाइंडर 8 आ जाता। तो ये है स्टूडेंट टेक्निक, जिसकी मदद से आप विद इन सेकेंड्स जो है वो किसी बड़ी से बड़ी टर्म का रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। ठीक होगी बात। अब लेकिन शर्त यह है कि रिमाइंडर आपने 1 या -1 की फॉर्म में लेकर आना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है इफ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस नंबर इज k/31 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा 2 raised to the power 510/31। तो 2 raised to the power 510/31। अब जरा देखें 2 और 31 के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो यहाँ हम 31 के करीब तरीन नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 raised to 5 into 102, ब्रेक करके 2 5 10 को बिल्कुल लिख सकते हैं, ओवर 31। तो ये बन जाएगा आपके पास 32 raised to the power 102 over 31।
तो स्टूडेंट्स यहाँ तो आप चाहें तो बाइनोमियल लगा लें, मैं बाइनोमियल नहीं लगवा रहा आपको, मैं रूल करवा रहा हूँ। 32 रेज़ टू दी पावर 102 का मतलब क्या है? 31 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 31 कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 31 102 टाइम्स, और डिवाइड किससे हो रहा है? सॉरी 32 31 से। ठीक होगी बात? तो यहाँ से स्टूडेंट्स 2 रेज़ टू दी पावर 510 ओवर 31। अब 32 और 31 में ऑब्वियसली 1 का रिमाइंडर बचता है, तो आपके पास पहली टर्म का रिमाइंडर 1, दूसरी टर्म का रिमाइंडर 1, तीसरी का 1 अप टू सो ऑन 1 कितने टाइम्स? 102 टाइम्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये बनेगा 1 रेज़ टू दी पावर 102, रिमाइंडर इज 1। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन आपके पास जो राइट साइड थी उधर क्या है? k बाई 31, तो यहाँ पे 1 ओवर 31, यहाँ पे k बाई 31, तो k का आंसर क्या आ गया? दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 1। यहाँ से k निकाल लिया। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं बाइनोमियल से करवाऊं तो कैसे होगा? 32 रेज़ टू दी पावर 102, इसको लिख सकते हैं 31 प्लस 1 रेज़ टू दी पावर 102। बाइनोमियल ओपन करें, 102 C0, 31 रेज़ टू दी पावर 102, 1 रेज़ टू दी पावर 0 अप टू सो ऑन 102 रेज़ C102, 31 C0, 1 पावर 102। हर टर्म डिवाइड हो रही है किससे? 31 से। अगर आप और करें तो 32 रेज़ टू दी पावर 102 ओवर 31, ये टर्म भी 31 से डिवाइड है, इससे आने वाली सारी टर्म्स एक्सेप्ट दी लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म है सिर्फ 1 की पावर 102। हम लिखेंगे एवरी टर्म is divisible by 31 except last, so वो है 1 by 31, क्योंकि वो डिवाइड नहीं होती। तो आपको तो k by 31 गिवन है, तो दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी आप k का आंसर निकाल सकते हैं। ये है आपके पास क्वेश्चन 3 दोनों टाइप से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द लास्ट 1 और 2 डिजिट्स ऑफ द 15 रेज़ टू द पावर 8। तो अगर आपके पास यही एमसीक्यूज, इस तरह से क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाए, तो आपने सिंपली क्या करना है? 15 पावर 8 निकालनी है और बता देना है कि लास्ट डिजिट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं? 25। ठीक है, 5 and 2। लेकिन अब क्योंकि ये क्वेश्चन है तो पेपर में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में, तो सॉल्व कैसे करेंगे? इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं। हम हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स नंबर हो उसको हम ब्रेक कर लेते हैं 10 के मल्टीपल में। फॉर एग्जांपल 15 रेज़ टू द पावर 8 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 + 5। ठीक है, अब इसको अगर हम बाइनोमियल से ओपन करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा? इसकी हम एक्सपेंशन लिखते हैं। ये स्टूडेंट्स हमने इसकी एक्सपेंशन को ओपन कर लिया। अब इसकी एक्सपेंशन में आपने करना क्या है? 10 रेज़ टू दी पावर 2 तक, यानी कि पहली 7 टर्म्स में से आपने 10 रेज़ टू दी पावर 2 को कॉमन ले लेना है। अगर मैं यहाँ से 10 रेज़ टू दी पावर 2 कॉमन ले लेता हूँ पहली 7 टर्म में से, तो मेरे पास क्या बच जाएगा? 8C0, 10 रेज़ टू दी पावर 6, 5 रेज़ टू दी पावर 0 1 होता है, 8C1, 10 रेज़ टू दी पावर, यहाँ पे 2 चले गए हैं बाहर, तो 5 और 5 रह जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स लास्ट ये वाली यहाँ तक, ठीक है, 6 तक हमारे पास क्या रह जाएगा? सिर्फ 8C6 रह जाएगा। 10 की पावर 2 तो बाहर जा चुका है, 5 की पावर 6 रह जाएगा, और हमारे पास लास्ट 2 टर्म्स इसी तरह हमारे पास रह जाएंगी और हमने इसी तरह इनको लिखना है। अब मैं आपको एक रीजन बताने लगा हूं कि ये काम हमने क्यों किया है। यहाँ लेफ्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास है 15 रेज़ टू दी पावर 8, जो कि बनता था 10 + 5। अच्छा, इसको ये काम हमने क्यों किया? हमने 10 की पावर 2 कॉमन क्यों ली? देखें स्टूडेंट्स, 10 की पावर 2 हमारे पास क्या बनती है? 100। 100 के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो, ये ब्रैकेट को प्रेजेंट कर रही है, तो आपके पास अगर आप किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 मल्टीप्लाई बाय 69 कर दिया, आपके पास क्या आ रहा है? 6900। तो इस टर्म के जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो क्या रहेंगे? हमेशा 00 रहेंगे। यानी कि अब 100 है, ये 100 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा उसके पास जो डिजिट्स रहेंगे वो 00 ही रहेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? ये जो 100 का मल्टीपल है, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? लास्ट 2 डिजिट्स आर ऑलवेज 0। ये तो बात कंफर्म हो गई कि ये 100 से मल्टीप्लाई हो रही है नंबर टर्म, और तो इसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे? 0 होंगे। इनको अगर मैं फाइंड करता हूं तो ये क्या आता है मेरे पास? 8C7
मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 पावर 7, या क्या प्लस करना है इसमें, 8 से 8 तो 1 होता है, 5 की पावर 8 ऐड कर देते हैं इसमें, ये बना 6640625। अब स्टूडेंट्स, हर वो नंबर जिसके लास्ट में ये दो डिजिट्स जीरो हों, उनकी खासियत ये है कि अगर उनके अंदर हम कोई और नंबर ऐड करवाएं, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा है आपके सामने 10,000, इसके अंदर मैं ऐड करवा रहा हूँ 25, या यूं समझ लें मैं इसके अंदर ऐड करवा रहा हूँ 565, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना स्टूडेंट्स, वो तो ये आएगा हमारे पास 10,565। तो क्या आप देख रहे हैं, आपने देखा कि 10,000 के अंदर 65 अगर ऐड हुआ तो जो रिजल्ट आया है उसके लास्ट में भी क्या आ रहा है, 65 ही आ रहा है। वही दो डिजिट्स आ रहे हैं जो सेकंड टर्म में थे। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली टर्म के दोनों डिजिट्स जीरो हैं, जीरो की एडिशन से नेक्स्ट में जो भी ऐड करेंगे वही डिजिट रिपीट होकर आपके पास आएंगे। तो ये काम हमने यहाँ पे इसलिए किया कि हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे, हमने 100 के मल्टीपल्स निकाल लिए। 100 के मल्टीपल्स ने हमें ये बताया कि अब ये टर्म जो भी बनेगी उसके लास्ट में आपके पास क्या होंगे, दो जीरो होंगे, और वो जिसमें भी ऐड होंगे वही दो डिजिट्स आपका आंसर भी होगा। अब देखें, हमें ये नंबर तो नहीं पता, बस ये पता है कि इसके लास्ट में क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। अब यही टर्म अगर इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट में लास्ट में क्या आएंगे, यही दो आएंगे। सो रिजल्टेंट हैव लास्ट टू डिजिट्स 25। तो देखें, ये नंबर ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में दो जीरोस हैं, ठीक है, वो ऐड होगा इसके अंदर, तो एडिशन में भी लास्ट में क्या बनेगा, 25 बनेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी, फॉर एग्जांपल 10,000 में आप ऐड कर दें 565, रिजल्ट आएगा 10,565, लेकिन 65 वही होंगे जो यहाँ पे सेकंड नंबर के लास्ट दो डिजिट्स थे। तो जब आप ये काम कर लेते हैं तो फिर आप बड़ी कैलकुलेशन से बच जाते हैं, सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करें और इनका जो लास्ट डिजिट होगा वही आपके क्वेश्चन के सारे आंसर के लास्ट दो डिजिट्स होंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं यूनिट डिजिट of 15 raised to the power 8 is 5. 10 unit digit of 15 raised to the power 8 is 20. या 10 यूनिट नहीं, 2 डिजिट्स, हम इसे यूं कर लेते हैं, 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस इज 25 एंड यूनिट डिजिट इज 5। ठीक होगी बात स्टूडेंट? तो ये काम हम इसलिए करते हैं, हम हमेशा यहाँ पर 100 का मल्टीपल बनाने की कोशिश करते हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। 4 का बी पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 37 रेज़ टू दी पावर 7। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो इसको 40-3 भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इसको 30+7 भी लिख सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सी बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन करना चाहते हैं। तो मैं नेगेटिव से इज्तनाब करता हूं, मैं पॉजिटिव वाली ही ओपन करूंगा। 37 रेज़ टू दी पावर 7, इसको हमने 35 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो 100 का मल्टीपल या 10 का मल्टीपल नहीं बनता, तो इसको हमने 10 के मल्टीपल्स में ब्रेक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे इसकी एक्सपेंशन लिखते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये हमने इसकी एक्सपेंशन लिखी। अब इस एक्सपेंशन में हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें आपके पास क्या आ रहा है, 30 रेज़ टू द पावर 2। आपने क्या करना है, 30 का स्क्वायर कॉमन ले लेना है। ठीक है, जब आप 30 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ से हम लिखते हैं टेकिंग 30 स्क्वायर कॉमन, कितनी टर्म्स में से, 30 के स्क्वायर तक कितनी टर्म्स बनती है, टोटल इसमें 8 हैं, 6 टर्म्स बनती हैं। फ्रॉम फर्स्ट 6 टर्म्स। अगर आप 30 कॉमन लेते हैं तो भी ठीक है, लेकिन आप 30 का स्क्वायर ले लें, वो ज्यादा बेहतर है। तो हम यहाँ 30 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर ये सारी टर्म्स रह जाएंगी यहाँ तक। ठीक है, सिर्फ क्या बचेगा, 7c6, 30 की पावर 1, 7c, और लास्ट में बचेगी 7 रेज़ टू द पावर 7, क्योंकि ये दोनों 1 हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये है 900। 900 का मल्टीपल भी वही नंबर होगा जिसके लास्ट में दो डिजिट्स जीरो होंगे। 900 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर हैविंग द लास्ट डिजिट्स जीरो, लास्ट टू डिजिट्स जीरो, प्लस इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 7c6 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 7 पावर 6। ठीक है, ये आया, इसमें ऐड कर दें 7 रेज़ टू द पावर 7, तो ये बनता है हमारे पास ये 255298833। अब ये अगर हम इस नंबर में ऐड करें जिसके लास्ट में दो जीरो होंगे तो उसका आंसर भी वही नंबर होगा जिसके लास्ट में ये दो डिजिट्स आ रहे होंगे। ठीक होगी बात स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे लास्ट दो डिजिट्स क्या बनते हैं, 30। ठीक होगी बात, क्योंकि ये वो नंबर है जिसके लास्ट में क्या है,
दो जीरो हैं, क्योंकि 900 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें तो उसके भी लास्ट में क्या आएगा, दो जीरो ही आएंगे। अब दो जीरो वाले नंबर के आखिर में आप कोई नंबर ऐड करवा दें, फॉर एग्जांपल मैं इसी के लास्ट दो डिजिट्स ऐड करवाता हूँ 9833, तो देखें उसके लास्ट में भी वही दो डिजिट्स आ रही है 33 जो कि आंसर में, तो इससे हमें प्रिडिक्ट हो जाता है कि लास्ट दो डिजिट्स ये होंगे। तो 37 के लास्ट दो डिजिट्स होंगे 33। ठीक होगी बात स्टूडेंट्स, चलती है नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास 29 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस 9 पावर 10। अब इसकी एक्सपेंशन ओपन करते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 20 प्लस 9 की एक्सपेंशन है। हमने ये 11 टर्म्स तक ओपन की। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने 20 का स्क्वायर कॉमन ले लेना है। जैसे प्रीवियस में हमने 30 स्क्वायर कॉमन लिया था। 20 स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 20 स्क्वायर और इन यहाँ तक 8 वाली टर्म्स तक, यानी पहली 9 टर्म्स में से आपने 20 स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब 20 स्क्वायर क्या बनता है, 400। 400 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो उसके आखिर में दो जीरो ही आएंगे। ठीक है, अब 400 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर हैविंग लास्ट डिजिट्स 00। ठीक है, क्योंकि 400 है, 400 आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास लास्ट दो डिजिट्स हमेशा क्या आएंगे, 00 आएंगे, क्योंकि इस 400 के दो जीरो हैं। अब ये तो स्टूडेंट्स ये आपके पास लास्ट में आएंगे 8097088201। जिनके पास कैसियो का कैलकुलेटर है वो शिफ्ट प्रेस करके 3 टाइम्स मॉड प्रेस करेंगे, सॉरी शिफ्ट प्रेस करके मॉड प्रेस करें, वहां पे नॉर्मल का बटन आएगा, नॉर्मल करेंगे तो ये जो आपके पास एक्सपोनेंट्स है ये रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा ये। अब अगर ये इसी ऐसी टर्म में ऐड हो जिसके लास्ट में दो जीरोस हैं तो उसका आंसर भी वही आएगा जो जिसके आखिर में दो जीरोस होंगे। तो 01 आर द टू लास्ट डिजिट्स ऑफ दिस 29 तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो 30-1 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जर नंबर। हमने बताना है कि आया इन दोनों का सम बड़ा है या 102 पावर 50 बड़ा है। तो इसके लिए हम पहले राइट हैंड साइड पे ये जो 102 की पावर 50 है इसको एक्सपेंड करते हैं। 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 50। इस पे हम बाइनोमियल अप्लाई करते हैं। 50 से 0 10 100 रेज़ टू द पावर 50 2 पावर 0, इसी तरह अप टू सो ऑन, और यहाँ पे हम लिखेंगे 50 तो ये हमने इसकी एक्सपेंशन ओपन कर लिया आपके पास। अब तो सो ऑन चलते चलते लास्ट में हमारे पास बचेगा 2 रेज़ टू द पावर 50। इसको 1 का नाम दे दें। अब आप एक्सपेंड करें 98 को। 98 रेज़ टू द पावर 50 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 2। इस पे भी बाइनोमियल एक्सपेंड करते हैं तो बनेगा 50 से 0 100 रेज़ टू द पावर 50 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 50 से 1 100 रेज़ टू द पावर 49 एंड माइनस 2 रेज़ टू द पावर 1 प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास लास्ट टर्म इसकी भी होगी 50 सी 50 100 रेज़ टू द पावर 0 और माइनस 2 रेज़ टू द पावर 50। इसको नंबर 2 कह लें आप। ठीक है, अब अगर आप 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें आपस में, ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूं सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 102 रेज़ टू द पावर 50 माइनस 98 पावर। अच्छा, अब यहाँ देखें 1 में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 100 पावर 50 माइनस करना है। यहाँ पर भी क्या बनेगा, 100 रेज़ टू द पावर 50, क्योंकि ये दोनों तो 1 हो जाएंगे, तो इसका मतलब पहली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास नेक्स्ट बनेगा, नेक्स्ट जो हमारे पास रह जाएगा 52 100 होगा इंटू 100 रेज़ टू द पावर 49, ये रह जाएगा। और सॉरी, यहाँ अभी हम लिखते हैं इसी सेकंड टर्म को 50, ये रहने देते हैं 50 इंटू 100 रेज़ टू और 2 प्लस, अब ये देखें ये माइनस का था, सॉरी ये प्लस का था, इसके अंदर से जब हम इसी सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 है ना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, वो हो जाएगा 50 इंटू पावर 49 और साथ आ जाएगा, ये दोनों टर्म्स ऐड हो गई। इसी तरह नेक्स्ट, इसी तरह स्टूडेंट्स बीच में काफी सारी टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी। सिर्फ लास्ट टर्म को अगर आप देखें तो यहाँ पे प्लस 2 रेज़ टू द पावर 50 है, ये माइनस रेज़ टू द पावर क्या है
माइनस टू रेस टू पावर 50 है, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन बीच में हम इनको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, तो लास्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ये भी कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह ये सिस्टम यहाँ पे चलता चला जाएगा। तो हमारे पास बन गया 102 रेस टू दी पावर 50 माइनस 98 रेस टू दी पावर 50 इज इक्वल्स टू 50। ये दोनों सेम टर्म्स हैं, ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 100, ठीक है, 100 रेस टू दी पावर 50 और 50 बन जाएंगे आपके पास 100 रेस टू दी पावर 50 और साथ कौन आ जाएगा 2 और अप टू सो ऑन, ये टर्म्स जारी रहेंगी। अब देखें ये टर्म जो है ये बड़ी है क्योंकि इसमें ज्यादा टर्म है, ये ग्रेटर होगी अकेले 100 रेस टू दी पावर 50 से। देखिए यहाँ पे तो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये 2 टाइम्स ये बनेगा, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर होगी किससे, 100 रेस टू दी पावर 50 से। तो इससे एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया कि 102 रेस टू दी पावर 50 माइनस 98 रेस टू दी पावर 50 इज ग्रेटर देन 100 रेस टू दी पावर 50। तो अगर हम 98 को वहां ले जाएं तो ये बनता है 102 रेस टू दी पावर 50 इज ग्रेटर देन 100 रेस टू दी पावर 50 प्लस 98 रेस टू दी पावर 50। तो इससे साबित हुआ कि 102 पावर 50 जो है वो बड़ी टर्म है, हमें बीच की सारी टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको अगर दूं, अगर हमारे पास लिखा हो 2 टाइम्स 3 तो दिस इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ लिखा था 2 टाइम्स 100 रेस टू दी पावर 50 दिस इज ग्रेटर देन 100 रेस टू दी पावर 50। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप कोड होकर गया और जिससे हमारा ये रिलेशन प्रूफ हो गया। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास, हमने प्रूफ करना है कि ये सम बड़ा है या ये बड़ा है। हम सबसे पहले इसको एक्सपेंड करते हैं। 53 रेस टू दी पावर 30 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 3 रेस टू दी पावर 30। अगर मैं इसकी बाइनोमियल ओपन करता हूँ 2 या 3 टर्म्स के लिए तो बनती है 30C 0, 50 रेस टू दी पावर 30 एंड 3 रेस टू दी पावर 0 प्लस 30C 1, 50 रेस टू दी पावर 29 एंड 3 रेस टू दी पावर 1 प्लस 30C 2, 50 रेस टू दी पावर 28 एंड 3 रेस टू दी पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन। अगर हम जारी रखें तो ये एंड होगा 30C 30, 50 रेस टू दी पावर 0 एंड 3 रेस टू दी पावर 30। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 53 रेस टू दी पावर 30 दिस इज इक्वल टू, पहला नंबर आपके पास आएगा 50 की पावर 3, नेक्स्ट आपके पास आएगा 30C 1 30 होता है, दिस इज 30 इंटू 50 रेस टू दी पावर 29 इंटू 3, इस तरह लिख रहे हैं। 30C 2, अगर आप 30C2 करते हैं तो ये आपके पास आता है 435, 50 रेस टू दी पावर 28 और 3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। इसी लास्ट टर्म आपके पास बनती है 3 रेस टू दी पावर 30, इसको आप 1 कह दें, ठीक है। जैसे हमने 53 को एक्सपेंड किया, अब हम 43 को लिखते हैं, 47 को हम लिख सकते हैं 50 माइनस 3 रेस टू दी पावर 30। इसकी एक्सपेंशन क्या बनेगी, 30C 0, 50 रेस टू दी पावर 3 सॉरी 30 एंड 3 रेस माइनस 3 रेस टू दी पावर 0 प्लस 30C 1, 50 रेस टू दी पावर 29 माइनस 3 रेस टू दी पावर 1, 30C 2, 50 रेस टू दी पावर 28 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 30C 30, 50 रेस टू दी पावर 0 माइनस 3 रेस टू दी पावर 30। अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है 47 की पावर 30 इज इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा 50 की पावर 30, यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो माइनस आ जाएगा, 30C 1 होता है हमारे पास 30, आ जाएगा 59 की पावर 29 सॉरी 50 की पावर 29 और 3 माइनस वहां बाहर ले गए। इसी तरह माइनस 3 का स्क्वायर प्लस होता है, प्लस 30C2 होता है 435, 50 की पावर 28 और साथ आ जाएगा 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। यही टर्म हमारे पास जारी रहेगी कहां तक, -3 की पावर 30। अब -3 की पावर 30 एक इवन नंबर है ना, ये दोनों तो 1 हो गए, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 30, इसको आप 2 कह लें। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, तो 53 रेस टू दी पावर 30 माइनस 47 रेस टू दी पावर 30, अगर मैं इनको माइनस करता हूँ स्टूडेंट्स तो पहली टर्म यहाँ पर 1 में मेरे पास क्या है, यहाँ से 50 रेस टू दी पावर 30 प्लस 30, 50 रेस टू दी पावर 29 3 प्लस 435, 50 रेस टू दी पावर 28 3 रेस का स्क्वायर प्लस 30 का प्लस सॉरी यहाँ 3 आता है, 3 रेस टू दी पावर
30 ये लिख दिया हमने पहली टर्म, माइनस से अब स्टूडेंट्स ये जो 2 वाले साइन है ये सारे चेंज हो जाएंगे। पहला नंबर बन जाएगा -50 रेज़ टू द पावर 30, फिर नेक्स्ट प्लस का 30 इंटू 59 रेज़ टू द पावर 29 इंटू 3, नेक्स्ट फिर माइनस का 435 50 रेज़ टू द पावर 28 3 का स्क्वायर, और चलते चलते नेक्स्ट वाला भी किसका हो जाएगा माइनस का 3 रेज़ टू द पावर 30। अब स्टूडेंट्स जरा इनको माइनस करवाएं तो देखें ये प्लस और माइनस कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस, इनके बीच भी सारा कैंसिल, तो रह क्या गया आपके पास रहेगा 53 रेज़ टू द पावर 30 माइनस 47 रेज़ टू द पावर 30 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनता है स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये दो नंबर्स मेरे पास बनते हैं 30 और ये, अगर मैं इनको चले पहले अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं 90 और 90, ये बन जाएगा हमारे पास 180 टाइम्स 50 रेज़ टू द पावर 29, ठीक है, प्लस अब आगे जितने भी है ना वो सारे हम एज इट इज लिख रहे हैं। अब ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है स्टूडेंट्स 180 प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये बनता है 53 पावर 30 माइनस 47 रेज़ टू द पावर 30 इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 130 प्लस 50 या ठीक है, और 50 इन पावर 29 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 53 रेज़ टू द पावर 30 47 रेज़ टू द पावर 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 50 मल्टीप्लाई 50 रेज़ टू द पावर 29 प्लस 50 मल्टीप्लाई 130 रेज़ टू द पावर 29 प्लस अप टू सो ऑन, जो टर्म्स उसके साथ पहले आ रही थी। अब 53 पावर 30 47 रेज़ टू द पावर 30 इज इक्वल्स टू 50 रेज़ टू द पावर 30 प्लस 50 मल्टीप्लाई 130 की पावर 29 प्लस अप टू सो ऑन। अब हमने एक रिलेशनशिप यूज किया था कि अगर हमारे पास 2 into 3 लिखा हो तो दिस टर्म इज ग्रेटर देन सिंगलटन टर्म, तो अब यहाँ पर ये एडिशन हो रही है, या चले हम यूं लिख सकते हैं 2 + 3 इज ग्रेटर देन 3, इन दोनों में से ग्रेटर होगा, तो हम लिख सकते हैं 53 पावर 30 माइनस 47 पावर 30 इज इक्वल टू 50 पावर 30 प्लस 50 इंटू 130। अब ये ज्यादा टर्म्स हैं, ये बड़ी होंगी इस अकेली टर्म 50 से, ठीक है, ये वाली सारी टर्म्स बड़ी होंगी किससे, अकेले इस टर्म से, तो रिलेशनशिप होल्ड कर गया, इज ग्रेटर देन 50 रेज़ टू द पावर 30। अब हम इसको वहां ले जाते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 53 रेज़ टू द पावर 30 इज ग्रेटर देन 50 रेज़ टू द पावर 30 प्लस 47 रेज़ टू द पावर 30, ठीक होगी बात। यहाँ इक्वालिटी का रिलेशन था, जैसे ही हमने इस बड़ी टर्म को ग्रेटर शो करवा दिया सिंगल से, तो ये ग्रेटर के रिलेशन में चेंज हो गई। ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन 6 पर। ये हमने शो करना है कि दिस इज डिविजिबल बाय 10, ठीक है, हमने ये शो करना है कि इनका जो सम है वो डिविजिबल बाय 10 है। तो इसके लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 12 को बाइनोमियल सीरीज की फॉर्म में लिखेंगे। 12 रेज़ टू द पावर 15 को लिखा जा सकता है 10 प्लस, जैसे अभी हम प्रीवियसली करके आए 15, ठीक है, तो यहाँ अगर मैं इसकी सीरीज ओपन करूं तो क्या बनती है 15C1 10 रेज़ टू द पावर 15 2 रेज़ टू द पावर 15C0 10 पावर 15 एंड 2 रेज़ टू द पावर 0। नेक्स्ट प्लस 15C1 10 रेज़ टू द पावर 14 2 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 15C2 10 रेज़ टू द पावर 13 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन 15C15 10 रेज़ टू द पावर 0 एंड 2 रेज़ टू द पावर 15, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, 12 पावर 15 ये बन जाएगा आपके पास 10 की पावर 15 रह जाएगा खाली, प्लस 15C1 क्या होता है हमारे पास 15 होता है, और 10 की पावर 14 है और 2 है साथ, प्लस 15C2 अगर मैं 15C2 करता हूं तो ये आता है 105 10 रेज़ टू द पावर 13 और 2 रेज़ टू द पावर 2 अप टू सो ऑन 2 रेज़ टू द पावर 15 हमारे पास लास्ट टर्म बच जाती है, इसको 1 कह लेते हैं।
ओके, अब नेक्स्ट 8 है। 8 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 2 रेज टू द पावर 15। सारी एक्सपेंशन यही होगी। 15 से 0, 10 रेज टू द पावर 15 माइनस 2 रेज टू द पावर 0, 15 से 1, 10 रेज टू द पावर 14 माइनस 2 रेज टू द पावर 1, 15 से 2, 10 रेज टू द पावर 13 माइनस 2 रेज टू द पावर 2, up to so on। 15 से 15, 10 रेज टू द पावर 0 एंड माइनस 2 रेज टू द पावर 15। इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसकी एक्सपोनेंट्स को ओपन करते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास 8 पावर 15, यहाँ पे आ जाएगा 10 पावर 15, यहाँ पे माइनस के साथ आ जाएगा हमारे पास 15 और 10 की पावर 14 और 2 इधर प्लस के साथ आएगा क्योंकि स्केयर है, तो 105, 10 रेज टू द पावर 13 और 2 की पावर 2 अप टू सोन। लास्ट टर्म भी हमारे पास किस में आएगी, माइनस में आएगी, 2 रेज टू द पावर 15, क्योंकि माइनस 2 रेज टू पावर 15 आपके पास माइनस में होता है क्योंकि ये ऑड है। अब इसको 2 कह लें, अब 1 और 2 को आप ऐड कर, ठीक है, एडिंग 1 एंड 2, 12 रेज टू द पावर 15 प्लस 8 रेज टू द पावर 15। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ स्टूडेंट्स, तो 1 और 2 को जरा आप देखें, ठीक है, तो 1 की पहली टर्म क्या है 10 पावर 15 और ये क्या है, ये बन जाएगा 2 टाइम्स 10 रेज टू द पावर 15। इसी तरह इसकी सेकंड टर्म और इसकी सेकंड टर्म आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, प्लस और माइनस की थी। नेक्स्ट भी दोनों ऐड हो रही हैं, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 105 10 रेज टू द पावर 14 एंड 2 का स्क्वायर, प्लस इसी तरह नेक्स्ट जो होगी वो कैंसिल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास फर्स्ट और लास्ट वाली भी देखें यहाँ से कैंसिल हो रही है, ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो इसका मतलब इससे प्रीवियस वाली 2 टाइम्स होके ऐड हो जाएगी, तो वो होनी चाहिए थी 2 टाइम्स 15C 14 और 10 रेज टू दी पावर होना चाहिए था उस पे 1 और 2 रेज टू दी पावर 14 होना चाहिए था। ये आपके पास बचेगी क्योंकि लास्ट तो कैंसिल होगी ना, उससे पहले वाली आपस में ऐड हो जाएगी। इन सब में से 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 2 2 2, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि एज गिवन राइट हैंड साइड इज मल्टीपल ऑफ 2 सो डिविजिबल बाय। तो अगर इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब राइट पूरी साइड जो है वो आपके पास 2 पे डिविजिबल है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 में भी स्टूडेंट्स आप सबसे पहले 22 की पावर 25 को ओपन करेंगे। आप इसको लिख सकते हैं 20 प्लस 2 रेज टू द पावर 25। यहाँ पे पहली टर्म आएगी 25C 0, 20 रेज टू द पावर 25 2 पावर 0, फिर 25C 1, 20 रेज टू द पावर 24 2 रेज टू द पावर 1 अप टू सो ऑन। एक प्रीवियस टर्म ओपन करते हैं 25C 24, 20 रेज टू द पावर 1 एंड 2 रेज टू द पावर 24। लास्ट होगी 25C 25, 20 रेज टू द पावर 0 एंड 2 रेज टू द पावर 25, ठीक है। इसको अब हम नहीं लिखते क्योंकि ये काफी बड़े कॉम्बिनेशन हैं, इसको 1 कह देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो होगा 18 पावर 25। थीम तो आपको समझ आ गई है कि यहाँ पर आपको पता है कि सेम नंबर से कैंसिल आउट हो जाएंगे। पावर 25 इसको लिख सकते हैं 25C 0, 20 पावर 25 2 पावर 0 माइनस 2 की पावर 0। इसी तरह 25C 1, 20C 24 माइनस 2 रेज टू द पावर 2 अप टू सो ऑन। 25C 24, 20C 1 पावर 1 और माइनस 2 रेज टू द पावर 24, 25C 25, 20 रेज टू द पावर 0 एंड माइनस 2 रेज टू द पावर 25। इसको नंबर 2 कह दें। जब आप इन्हें ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो एडिशन में जिसके ऊपर ऑड पावर है वो अपने माइनस को बाहर भेजेगी, ठीक होगी बात, यहाँ वन आता है, ठीक है। अब हम लिखते हैं एडिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को अगर आप ऐड करते हैं तो ये क्या बनेगा, यहाँ आ जाएगा 22 पावर 25, 18 पावर 25। आप देखें ऐड करवाएं, एडिशन में जिनके ऑपोजिट साइज है वो कैंसिल हो जाएंगे। पहले दोनों का सेम साइन है, देखें
-2 पावर 0 ये बन जाएगा आपके पास, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो 2 टाइम्स 20⁻25 ये बनेगा, ठीक है। प्लस अब नेक्स्ट था 25c 1 प्लस का, नेक्स्ट ये है माइनस का, तो ये पूरी टर्म इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। प्लस आ जाएगा 2 टाइम्स 25c 2 20⁻23 एंड 2⁻2 ये वाली टर्म आ जाएगी आपके पास एडिशन में। ओके, इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास ये देखें, ये माइनस का जब ऐड होगा तो ये माइनस हो जाएगी, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी, सिर्फ लास्ट वाली आपस में ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा अप टू सो ऑन 2 इंटू 25c 24 20⁻1 और -2 की पावर 24 या +2 की पावर 24 दोनों सेम होते हैं, तो एडिशन से ये सेम बन जाएंगे 2⁻24। अब इन सारी टर्म्स में से अगर आप देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एज राइट हैंड साइड इज मल्टीपल ऑफ 2 सो डिविजिबल बाय, क्योंकि 2 इसका फैक्टर बन गया तो ये जो टर्म थी ये डिविजिबल बाय 20 है। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं हमने कॉमन लेना था, हमने यहाँ पे 20 कॉमन लेना था, क्योंकि 20 की पावर हर एक में आ रही है ना, तो 20 अगर आप कॉमन ले लें तो यहाँ पे पावर डिक्रीज होकर यहाँ पे 24 रह जाएगी, यहाँ पे 22 रह जाएगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगी पावर, तो हम यहाँ लिखते हैं 20 सो डिविजिबल बाय 20, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको समझ आ गई, 2 की जगह 20 कॉमन हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू 20 पावर 24 रह जाएगी अप टू सो ऑन। ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Use the binomial theorem to find the remainder when 103 is 5 power 103 is divided by 13। तो सबसे पहले हमें 13 के करीब 3 इस 5 को बनाना है। 13 के करीब 3 जो 5 बनता है वो 25 है, ठीक है। तो हम यहाँ से 5 की पावर कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि हमारे पास 25 बन सके। तो हम सबसे पहले इसको जरा और इवन बनाएंगे। ये लिखा हुआ है 5 की पावर 103 डिवाइडेड बाय 13। हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 रेज़ टू दी पावर 102 डिवाइडेड बाय 13। फिर हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 स्क्वेयर इंटू 51 25 बनाने के लिए, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 25 की पावर 51 ओवर 13। अब स्टूडेंट्स हम इस पे 25 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। अब लिखेंगे 5 26 माइनस 1 ओवर 13 पावर 51। 5 इस पे लगाएं आप, यहाँ 13 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस पे लगाएं जरा बाइनोमियल, तो क्या बनता है आपके पास, ये बनता है 51c0 26 रेज़ टू दी पावर 51 एंड -1 रेज़ टू दी पावर 0 प्लस अप टू सो ऑन। नेक्स्ट लास्ट टर्म जो होगी वो होगी 51c51 26 रेज़ टू दी पावर 0 एंड -1 रेज़ टू दी पावर 51। अब अगर आप देखें कि 13 जो है वो यहाँ से लेकर इससे पहले हर टर्म तक 26 इन्वॉल्व है, तो उसे डिवाइड कर रहा है सिवाय लास्ट टर्म के। तो हम यहाँ लिखेंगे 51c0 26 रेज़ टू दी पावर 51 प्लस अप टू सो ऑन प्लस यहाँ तक 13 प्लस -1 रेज़ टू दी पावर 51 ओवर 13, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एज 13 डिवाइड्स दी entire terms except last term which is -1 raised to the power 51. So remainder is 5 into -1 raised to the power 51 which is -5, क्योंकि ये 5 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो -1 की पावर 51। तो अब ये -5 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो अभी हमने स्टार्ट में एक रूल पढ़ा था कि नेगेटिव रिमाइंडर प्लस डिवाइजर इज इक्वल टू पॉजिटिव रिमाइंडर। तो वो क्या बनता है स्टूडेंट्स, अगर आप -5 प्लस 13 कर दें तो 7, तो 7 इज योर आंसर, सॉरी 8 इज योर आंसर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 5 रेज़ टू दी पावर 103 बाय 13 का जो रिमाइंडर है वो क्या है, 8 है।
अब हम चलते हैं इसे क्वेश्चन 9 से। कहता है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 17 रेज़ टू द पावर 17 इज डिवाइडेड बाय 9। तो 17 तो ऑलरेडी 9 के करीब है, 18। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जुबानी आंसर आप बता सकते हैं, -1 रिमाइंडर बनता है, -1 की पावर 17, 17 आपके पास क्या होता है -1 प्लस 9 करेंगे तो 8 आपका रिमाइंडर आ जाएगा बाय प्रोडक्ट रूल। ठीक है, चलिए मैं इसको प्रोडक्ट से भी आपको करवा दूंगा, लेकिन चलिए अभी हम बायनोमियल लगाते हैं। तो 17 को हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 18 - 1 रेज़ टू द पावर 17, इस पे बायनोमियल अप्लाई करें तो ये आ जाएगा 17 C0 18 रेज़ टू द पावर 17 -1 रेज़ टू द पावर 0 17 C1 18 रेज़ टू द पावर 17 -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ मैं बाय 1/9 लिख देता हूँ। 17 C 18 रेज़ टू द पावर 0 और -1 रेज़ टू द पावर 17। अब आप देख रहे हैं कि हर टर्म जो है यहां तक वो 9 से डिवाइड हो रही है एक्सेप्ट लास्ट टर्म। एज वी सी entire values are divisible by 9 except last one, which is -1 raised to the power 17। so हम इसको लिख सकते हैं 1/9 इंटू -1 raised to the power 17 which is -1 raised to the power 17 -1। अब -1 तो आंसर हमें चाहिए नहीं होता, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें डिवाइजर ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8। दिस इज योर आंसर। ठीक है, बाय यूजिंग बायनोमियल। ठीक है, यही क्वेश्चन मैं आपको बाय रूल करवाता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन था 17 और किसकी पावर था 17 की, इसको 9 से डिवाइड करें। इसका मतलब क्या है 17 का? इसका मतलब है कि ये जो 17 है ये कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है इटसेल्फ 17 टाइम्स। ठीक है, अब 9 को अगर 17 से डिवाइड करते हैं तो आपको मैंने पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों सिखाए थे। पॉजिटिव निकालना हो तो 9 1 से 9 कर दें, 8 आ जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव निकालना हो तो 9 2 18 -1, हमें तो 1 में रिमाइंडर चाहिए था। इसका रिमाइंडर भी क्या होगा -1, फर्स्ट के साथ भी -1, थर्ड के साथ भी -1, अप टू सो ऑन। कितनी दफा -1 आ रहा है 17 टाइम्स। अभी हमने एक रूल पढ़ा था कि रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट जो है वो ही फाइनल रिमाइंडर होता है। तो -1 रेज़ टू द पावर 17 दिस इज -1। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें डिवाइजर ऐड कर दें तो 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रूल था। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच टर्म इज लार्जर। या ये बड़ी है या ये बड़ी है, ये बताना है हमने। तो हम इसको जरा ओपन करते हैं। 1.1 रेज़ टू द पावर 10,000, इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 रेज़ टू द पावर 10,000। अगर मैं इस पे बायनोमियल लगाता हूँ तो बायनोमियल क्या लगेगा 10,000 C0 1 रेज़ टू द पावर 10,000 और 0.1 रेज़ टू द पावर 0। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्या होगा 10,000 C1 1 रेज़ टू द पावर 999 एंड 0.1 रेज़ टू द पावर 1 हो जाएगा। प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट जो टर्म होगी वो होगी 0.1 रेज़ टू द पावर 10,000। क्यों? क्योंकि 10,000 से 10,000 1 होता है, 1 की पावर 0 बन जाएगी और 0.1 की पावर 10,000 बायनोमियल का रूल है। तो 1.1 रेज़ टू द पावर 10,000 ये क्या बनता है आपके पास? पहली टर्म आ जाएगी 1 प्लस नेक्स्ट क्या आएगी 10,000 C1 10,000 होता है। अच्छा, 1 की पावर 99 यही होता है। 0.1 की पावर 1 0.1 होता है, प्लस अप टू सो ऑन 0.1 की पावर 10,000। 1.1 रेज़ टू द पावर 10,000 1 प्लस इसको अगर हम देखें तो ये 10 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ उसको तो ये 1000 बन जाता है, या कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 0.1 तो ये डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो 1000 इसका पॉइंट खत्म करें ना, डिवाइड कर दें प्लस अप टू सो ऑन
अब स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से अगली टर्म्स की एक्सटेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमने बताना था कि ये बड़ी टर्म है या ये है। देखें इस टर्म की एक्सपेंशन में अकेली ये टर्म खुद शामिल हो गई है, तो बाकी सारी एडिशन में जाहिर बात है इससे बड़ी होंगी, तो हम लिख सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन 1000, क्योंकि 1000 इसकी एक टर्म है और इसके अंदर इस जैसी बहुत सारी टर्म्स हैं, तो ये तो बड़ा होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्लियरली क्लियरली सेकेंड टर्म is 1000 itself. So 1.1 raised to the power 10,000 is greater than 1000. ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो प्रूफ ये करना है कि 9 रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8 n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। तो सबसे पहले हम जरा इस एक्सपेंशन को सॉल्व करते हैं। 64 है, 64 का रिलेशनशिप 8 से बनता है, तो देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पे। हम यहाँ पे लिखते हैं 9n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 9 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9। इसके ऊपर बाइनोमियल अप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा n प्लस 1 सी 0, 8 रेज टू द पावर n प्लस 1 1 रेज टू द पावर 0 प्लस n प्लस 1 सी 1, 8 रेज टू द पावर n, ये कम कर देंगे और 1 की पावर 1 हो जाएगी। अप टू सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, लास्ट होगी हमारे पास n प्लस 1, इसने एंड होना है n प्लस 1 सी n प्लस 1 पे, तो उससे पहले वाली एक टर्म होती है n प्लस 1 सी n, 8 रेज टू दी पावर, यहाँ पर क्या आ जाएगी आपके पास 1 और 1 रेज टू दी पावर n, क्योंकि इन दोनों का सम ये होना चाहिए, ठीक है, प्लस n प्लस 1 सी n प्लस 1, 8 रेज टू दी पावर 0 हो जाएगी और 1 रेज टू दी पावर n प्लस 1 हो जाएगी। ये तो होगी स्टूडेंट्स इसकी एक्सपेंशन, 7 कॉम्पोनेंट्स के, माइनस 8n है और माइनस का 9 है, इक्वल्स। तो यहाँ से जरा देखें, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या बनेगा n प्लस 1, क्योंकि ये दोनों, ये भी 1 ये भी 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा n प्लस 1 सी 1 और 8 की पावर n प्लस अप टू सो ऑन। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ ना रफ कॉपी पे, तो ये चले मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, n प्लस 1 सी n को, तो वैसे ये प्रॉपर्टी है कि ये n प्लस 1 के इक्वल होता है, लेकिन इसको हम बाय डेफिनेशन ओपन करते हैं, इसका फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस n का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हुआ, n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल रह जाएगा। अगर एक टर्म के लिए इसको ओपन करते हैं n प्लस 1, तो n का फैक्टोरियल उस n फैक्टोरियल से कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1, ठीक है, इस वाली टर्म का जो आंसर है वो n प्लस 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आपने इसको लिखना है 8 और माइनस 1 रेज टू दी पावर n को हम 1 लिख रहे हैं, n को हम यहाँ पे इवन कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, इवन हो ऑड हो तब भी 1 रेज टू दी पावर कोई भी चीज 1 ही होती है, क्योंकि इवन और माइनस 1 के अंदर देखा जाता है। लास्ट वाली टर्म जो है वो आपके पास सिर्फ आ जाएगी 1, ठीक है, माइनस 1 रेज टू दी पावर एनीथिंग इज 1, n प्लस 1 सी n प्लस 1 1, 8 पावर 0 इज 1, और बाहर बच जाएगा माइनस 8 n माइनस 9। इसको सॉल्व करते हैं, 8n प्लस 1 n प्लस 1 सी 1 8n, 8n प्लस 8 प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, सो 8n प्लस 1 n प्लस 1 सी 1 8n, ये और ये कैंसिल, प्लस 8 आ गया, और ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। चलिए मैं यहाँ माइनस 8 लिख के इसको नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 8n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 सी 1 8 पावर n। देखिए हमने कौन सी दो टर्म्स को ओपन सॉल्व किया है, लास्ट दो टर्म्स को, इसके अंदर क्या आ रहा था 8's 1, इससे प्रीवियस वाली में 8 का स्क्वायर आना चाहिए था, तो मैं यहाँ एहतियातन यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ n प्लस 1 n माइनस 1 8 का स्क्वायर, ठीक है, क्यों, ये टर्म थी n प्लस 1 n, एक कम, इससे प्रीवियस वाली होती n प्लस 1, इसमें से भी एक कम n माइनस 1, और उसके साथ आता 8 का स्क्वायर, ठीक है, और 1 की पावर n माइनस 2, तो वो 1 ही होती है, n माइनस 1 सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे ये बच गया। अब देखिए इसके अंदर 8 स्क्वायर आ रहा है, 8 स्क्वायर क्या है, यहाँ पे अप टू सो ऑन था, ठीक है, 8 स्क्वायर आ रहा है, तो ये 64 बनता है, जो कि क्लियरली डिवाइडेड बाय 64 है, तो हम यहाँ लिख देंगे वन ऑफ द टर्म इज डिविजिबल बाय 64, ठीक है, ये जो है ना
ये 64 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब इंटायर टर्म जो है वो 64 पे डिवाइड हो सकती है। ये आपका स्टूडेंट्स आंसर है क्वेश्चन 11 का। चलते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमने प्रूव करना है कि इफ ए एंड बी आर द डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, प्रूव दैट ए माइनस बी द फैक्टर ऑफ दिस। एक टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको करने के लिए हमें थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम को रिपीट करना पड़ेगा। ए रेस टू द पावर एन माइनस बी रेस टू द पावर एन, इसको मैं यूं लिख सकता हूं, ए माइनस बी प्लस बी पावर एन माइनस बी की पावर एन। अलग अलग था ना, ए की पावर एन को लिख लिया ए माइनस बी प्लस बी, कैंसिल होकर दोबारा से ए की पावर एन बन जाएगा, इक्वल्स टू, इस ब्रैकेट में मैं ए माइनस बी को इकट्ठा कर रहा हूं और बी को अलग कर रहा हूं, पावर एन माइनस बी एन। इस वाली ब्रैकेट के ऊपर मैं बाइनोमियल ओपन करने लगा हूं। तो ये बन जाएगा हमारे पास, अगर मैं इस पे बाइनोमियल ओपन करता हूं तो ये बनता है एन सी 0 ए माइनस बी रेस टू द पावर एन बी पावर 0, एन सी 1 ए माइनस बी पावर एक लेस कर दें एन माइनस 1 बी पावर 1, प्लस एन सी 2 ए माइनस बी पावर एन माइनस 2 बी पावर 2, प्लस अप टू सोन लास्ट टर्म क्या होगी, एन सी, लास्ट से पहले वाली भी लिखते हैं, एन सी एन माइनस 1, एन सी एन पे लास्ट होना था ना, ए माइनस बी रेस टू द पावर एन माइनस 2, सॉरी ए एन माइनस 1 एन माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ आपके पास 1, सो यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि लास्ट टर्म इस पे 0 होती है ना, तो उससे पहले 1 आता है, और b की पावर आ जाएगा n माइनस 1, और लास्ट टर्म आप लिखते हैं एन सी एन, ए माइनस बी पे अब हो जाएगा 0 और b के ऊपर आ जाएगा n, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और माइनस का क्या था साथ, b की पावर n, हमने तो इसकी एक्सपेंशन ही ओपन की है। ओके, अब स्टूडेंट्स जरा इसको ओपन करते हैं, तो ये था a माइनस बी प्लस बी रेस टू द पावर n माइनस बी पावर n की एक्सपेंशन, तो ये बनता है हमारे पास n से 0 1 यहाँ पे रह जाता है a माइनस बी पावर n प्लस एन सी 1 ए माइनस बी पावर n माइनस 1 प्लस एन सी 2 ए माइनस बी पावर n माइनस 2 बी स्केयर प्लस अप टू सो ऑन एन सी एन माइनस 1 ए माइनस बी की पावर 1 बी रेस टू द पावर n माइनस 1, प्लस ये 1 होता है, ये 1 होता है, यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा बी एन, और साथ वो माइनस का बी एन कैंसिल हो गया। तो ये चीज कहाँ से आई थी स्टूडेंट्स, इसकी असल फॉर्म तो ये थी। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पर देखें, जिसमें पिछले क्वेश्चन में एक 8 बच रहा था, 8 का स्क्वायर 64, तो वो 64 से डिविजिबल था, तो यहाँ पर कौन आ रहा है, ए माइनस बी, हम यहाँ लिखेंगे क्लियरली एवरी टर्म इन अबव हैज a minus b as a factor and is divisible by a minus b because sum of terms divisible by a minus b is also divisible by a minus b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपके पास एक भी फैक्टर ऐसा आ जाए जो कि डिवाइड फैक्टर आ जाए, तो वो फिर इंटायर टर्म से वो डिवाइड होता है, ठीक है, उसकी एडिशन जो है वो भी उसी टर्म से डिवाइड होती है। तो ये आपके पास इसका आंसर है। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट बुक में आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे 18n आता है ना कि 8n, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पे 18n हो तो आप इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 3n माइनस 6, और यहाँ से फिर अगर आप 6 कॉमन ले लें, सबसे पहले अगर आपके पास n प्लस 3 है तो आप इसे लिख सकते हैं n प्लस 2 इंटू 6 माइनस 6 डॉट 3n माइनस 6, और आप इसमें से 6 कॉमन ले लें, आपके पास रह जाएगा 6n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 1, ठीक है। तो क्लियरली 6 इज दी factor, so term are divisible by 6,
ये आपका स्टूडेंट्स था लास्ट क्वेश्चन। अब आप असाइनमेंट अपनी सुन लें। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 12 था, दैट इज a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a n माइनस बी एन। तो ये आपने मुझे आपने मुझे मैथमेटिकल इंडक्शन के मेथड से सॉल्व करके देना है, और ग्रुप अपना कमेंट्स में आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपसे ये सॉल्व हुआ है या नहीं। अगर आपके कमेंट्स इस बारे में आ गए कि ये आपसे मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व हो गया तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हुआ तो यही क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर रिव्यू एक्सरसाइज से पहले मैथमेटिकल इंडक्शन से भी सॉल्व करवा दूंगा। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। अगर कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा। हमारा इस चैप्टर का जो एम था वो ये था कि हम किसी तरह बाइनोमियल सीरीज और एक्सपेंशन को क्लियरली एब्जॉर्ब कर लें। हमारी सिर्फ एक एक्सरसाइज रह गई है, दैट इज रिव्यू एक्सरसाइज। इंशाल्लाह वो भी हम कवर करके मूव करेंगे। चैप्टर नंबर 8 हमारे सिर्फ 2 चैप्टर अब रह चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, इसे अपने दोस्तों फ्रेंड्स स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमें सपोर्ट करते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।